हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं हमारा एनवायरनमेंट का चैप्टर, जहाँ कल हम पढ़ रहे थे प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन और पर्यावरण संरक्षण। हमने देखा था 5R 3R, ये दो टाइप की चीजें हमने देखी थी। उसके अलावा हमने देखा जल प्रबंधन और वन प्रबंधन। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी, और इसी तरीके से आपको क्लास पसंद आ रही है तो इसको शेयर करते रहिए। शेयर और लाइक रुकने नहीं चाहिए, कमेंट कीजिए और स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे हम इसका नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे, जो है पर्यावरण संरक्षण और प्रबंधन। तो जैसा कि कल हम पढ़ रहे थे पारिस्थितिकी तंत्र, पारिस्थितिकी तंत्र में हमने देखा था कि उत्पादक क्या होते हैं और उपभोक्ता क्या होते हैं। उत्पादक वो जो स्वयं अपना भोजन बनाते हैं, जैसे कि हरित शैवाल प्रकाश संश्लेषण के द्वारा और हरे पौधे, ये तो होते हैं उत्पादक। और उपभोक्ता वो जो उत्पादक के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, जैसे कि भोजन बनाने के लिए जो उत्पादक के ऊपर डिपेंडेंट हो, जैसे कि शाकाहारी पदार्थ, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी और परजीवी, ये सब उपभोक्ता होते हैं और ये उत्पादक होते हैं। इसके अलावा जैसे कि जीवाणु और कवक जैसे सूक्ष्म जीव, ये किस पे डिपेंड होते हैं? ये मृत जीव और अवशेषों का, इनका परिमार्जन करके ये अपना भोजन बनाते हैं। ये क्या करते हैं? ये कार्बनिक यौगिकों को, जटिल कार्बनिक यौगिकों को सरल कार्बनिक पदार्थों में बदल देते हैं। और ये जो सरल अकार्बनिक पदार्थ हैं, ये मिट्टी में जाकर के पौधों द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं और पुनः अपने काम में ले लिए जाते हैं, और ये पूरा चक्र चलता रहता है। आज हम इन चक्र की भी बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आहार श्रृंखला। आहार श्रृंखला क्या होती है? कि आहार श्रृंखला में प्रत्येक चरण एक पोषी स्तर बनाता है। सबसे पहले आप देखेंगे कि आहार श्रृंखला होती कैसे। ये देख लीजिए आप, एक पोषी स्तर की आहार श्रृंखला। आहार श्रृंखला में ये देखिए आप, सबसे नीचे ये जो पिरामिड बन रहा है, ये बन रहा है पिरामिड। इस पिरामिड को आपको ध्यान रखना है। ध्यान कैसे? इसमें सबसे नीचे है उत्पादक, फिर उसमें प्राथमिक उपभोक्ता, फिर उसके ऊपर है द्वितीयक उपभोक्ता, और उसके ऊपर है तृतीयक उपभोक्ता। अब ये होते क्या क्या है, इसके बारे में ही आपको, इसके बारे में पूरा समझना है। कि उत्पादक तो वो जो आपने अभी डेफिनेशन में पढ़ा, जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, जैसे कि पेड़ पौधे, नीलहरित शैवाल, ये तो होते हैं आपके उत्पादक। कौन? ये हो गए पेड़ पौधे, ये तो हो गए उत्पादक। फिर प्राथमिक उपभोक्ता क्या होते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता जो उत्पादक के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, जैसे कि शाकाहारी, शाकाहारी जीव जो होते हैं, जैसे कि हो गया आपके पास में गाय हो गई, हिरण हो गए, बकरी, कुछ इस तरीके के जो शाकाहारी होते हैं। और वो पेड़ पौधे या फिर पेड़ पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, पेड़ पौधे खा करके, घास खा के, उस तरीके से अपना जीवन यापन करते हैं, वो होते हैं शाकाहारी, और वो होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। फिर द्वितीयक उपभोक्ता क्या होते हैं? द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं छोटे मांसाहारी, छोटे मांसाहारी कौन से? जो शाकाहारी, शाकाहारी को भी खा सकते हैं और पेड़ पौधे भी खा सकते हैं। ये दोनों, ऐसा नहीं है कि सिर्फ शाकाहारी खा सकते हैं, पेड़ पौधों को भी खा सकते हैं। इस तरीके के छोटे मांसाहारी जानवर, जीव, या आप इंसान को भी इसमें मान सकते हैं। तो ये सारे जो लोग होते हैं, ये आएंगे छोटे छोटे मांसाहारी में। और फिर उसके बाद में तृतीयक उपभोक्ता, उससे भी बड़ा ऊपर, ये जो इस स्तर में क्या होगा? बड़े मांसाहारी। बड़े मांसाहारी कौन से? कि जैसे कि जो दूसरे मांसाहारी जीवों को भी खा जाएंगे, जो दूसरे मांसाहारी जीवों को भी खाते हैं, जैसे कि हो गए शेर, चीता, इस टाइप से जो बड़े मांसाहारी होते हैं ये। शेर, चीता, अभी आप देखेंगे मोर भी इस तरीके से बड़े मांसाहारी में आ सकता है। अब वो कैसे? जो सबसे नीचे आप ये देखेंगे उत्पादकों की संख्या सबसे ज्यादा है, क्योंकि इसका बढ़ रहा है सबसे बड़ा। ये जो त्रिभुजाकार शेप बन रही है, ये मैंने आपको बताया, ये जो त्रिभुजाकार है, ये है आपका पिरामिड। अब इस पिरामिड को आपको ध्यान ये रखना है कि इसमें जो सबसे नीचे, आप ये मान लीजिए कि यहाँ पे जो पोषी स्तर की बात कर रहे हैं हम, उत्पादक, उत्पादकों की संख्या सबसे ज्यादा है। फिर उत्पादक जैसे कि पेड़ पौधे वगैरह, इनकी संख्या ज्यादा है। इनके ऊपर डिपेंडेंट कौन है? इनके ऊपर डिपेंडेंट है शाकाहारी, तो शाकाहारियों की संख्या उससे कम है। फिर शाकाहारियों से ऊपर कौन सा है? ये और छोटा हो जाएगा, ये और छोटा हो गया, यानी कि इसमें आ जाएंगे छोटे मांसाहारी, और छोटे मांसाहारियों की संख्या और कम है। तो छोटे मांसाहारियों से ऊपर है बड़े मांसाहारी, और इनकी संख्या और कम है। यहाँ उत्तरोत्तर इनकी संख्या कम होती जा रही है, और इनको एक नाम बोलते हैं, जैसे कि इसको बोलेंगे प्रथम पोषी स्तर। प्रथम पोषी स्तर,
ऐसे इसको बोलेंगे द्वितीय, इसको तृतीय और इसको चतुर्थ। ये अब इसकी थ्योरी देखेंगे थोड़ी सी कि आहार श्रृंखला और जाल। इसमें क्या देखेंगे सबसे पहले फूड चेन्स में कि आहार श्रृंखला का प्रत्येक चरण अथवा कड़ी एक पोषी स्तर बनाते हैं। सभी एक पोषी स्तर बना रहे हैं जिसमें स्वपोषी अथवा उत्पादक प्रथम पोषी स्तर में, स्वपोषी और उत्पादक है आपके प्रथम पोषी स्तर में, ये उत्पादक या स्वपोषी, स्वपोषी और उत्पादक है आपके प्रथम पोषी स्तर में। उसके बाद में फिर क्या दिया कि इनके ऊपर ये क्या है, सौर ऊर्जा का स्थिरीकरण करके अपना भोजन खुद बना रहे हैं। उसके बाद में उपभोक्ताओं के ऊपर डिपेंडेंट है शाकाहारी जो कि प्राथमिक उपभोक्ता है, ठीक है। फिर प्राथमिक उपभोक्ता से ऊपर है द्वितीय उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता तो हो गए द्वितीय पोषी स्तर पे। फिर उससे ऊपर जाएंगे छोटे मांसाहारी, फिर उससे ऊपर जाएंगे वो आएंगे बड़े मांसाहारी। तो ये इनका क्रम होता है और ये इनके पोषी स्तर का नाम होता है कि ये प्रथम पोषी स्तर है, ये द्वितीय पोषी स्तर है, ये तृतीय पोषी स्तर है और ये चतुर्थ पोषी स्तर है। तो कुल मिलाकर के आपको याद इसमें क्या रखना है कि ये जो पिरामिड बना, पोषी स्तर का पिरामिड बना, इसमें सबसे नीचे होता है उत्पादक। आपको ये क्रम ध्यान रखना है कि सबसे नीचे उत्पादक है, उसके ऊपर उत्पादक पे डिपेंडेंट है प्राथमिक उपभोक्ता, फिर प्राथमिक उपभोक्ता पे डिपेंडेंट है द्वितीय उपभोक्ता, फिर इस पे डिपेंडेंट है तृतीय उपभोक्ता। तो ये इससे ऊपर इनका क्रम घटता जा रहा है, यानी कि इसकी संख्या सबसे ज्यादा, फिर इसकी संख्या कम, इसकी संख्या कम और इसकी संख्या कम। ये दूसरी चीज हो गई। तीसरी चीज क्या, पोषी स्तर का नंबर। ये कौन सा है, ये प्रथम पोषी स्तर है, ये द्वितीय पोषी स्तर है, ये तृतीय पोषी स्तर है, ये चतुर्थ पोषी स्तर है। इसके ऊपर अगर और आ जाए तो वो पांचवा पोषी स्तर हो जाएगा। फिर इसके अंदर किसमें क्या आते हैं, उत्पादक में कौन से होते हैं, पेड़ पौधे। प्रथम पोषी स्तर यानी कि प्राथमिक उपभोक्ता में क्या आते हैं, शाकाहारी। द्वितीय उपभोक्ता में क्या आते हैं, छोटे मांसाहारी। और तृतीय उपभोक्ता में क्या आते हैं, बड़े मांसाहारी। ये आपको क्रम याद रखना है। और यहाँ पे आपके पास इंग्लिश में भी नाम दे रखे हैं, प्रोड्यूसर्स, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्शियरी कंज्यूमर। तो इस तरीके से आपको ये डायग्राम दिमाग में, ये डायग्राम याद रखना है। थ्योरी अपने आप, इसके अलावा और कुछ भी थ्योरी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये डायग्राम समझ में आना चाहिए। और यही होता है इसका पिरामिड। तो ये पिरामिड ध्यान रखना है, इस पिरामिड से क्वेश्चन आते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट। इसमें क्या है कि जो स्थलीय पारितंत्र होता है, कुछ फैक्ट है, आपको फैक्ट एज इट इज याद रखने हैं। वो फैक्ट क्या बोलते हैं कि एक स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में हरे पौधों की पत्तियों द्वारा प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा का लगभग 1% भाग खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। क्या बोल रहे हैं कि जो स्थलीय पारितंत्र है उसमें सौर ऊर्जा का लगभग 1% भाग खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। जितनी भी ऊर्जा वो ग्रहण करेंगे उसका 1% वो क्या बना देंगे, खाद्य ऊर्जा। जो पेड़ पौधे, पत्तियां, जो भी उसका क्लोरोफिल, उसका उपयोग करके सौर ऊर्जा का 1% भाग खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित कर देगा। तो ये आपको याद रखना, कितना, 1%। जब हरे पौधे प्राथमिक उपभोक्ता द्वारा खाए जाते हैं तो ऊर्जा की बड़ी मात्रा का पर्यावरण में ऊष्मा के रूप में ह्रास होता है। जब हरे पौधों को आगे जब प्राथमिक उपभोक्ता खा जाएंगे, ये तो है हरे पौधे, इनको खाने वाले कौन है, प्राथमिक उपभोक्ता, जो शाकाहारी लोग हैं। इनको जब ये खाएंगे तो उसमें से कुछ ही भाग तो ऊर्जा में रूपांतरित होगा, बाकी का सारा ऊष्मा के रूप में बाहर वेस्ट हो जाएगा। आप ये समझ लीजिए कि कुछ भाग तो, बड़ी मात्रा तो क्या होगी, ऊष्मा के रूप में ह्रास हो जाता है। ये बड़ी मात्रा तो बाहर चली जाएगी, लेकिन कुछ मात्रा का उपयोग पाचन, विभिन्न कार्यों में आदि में होता है, वृद्धि, जनन आदि में होता है। लेकिन उसमें से क्या होता है कि खाए हुए भोजन का लगभग 10%, खाए हुए भोजन का लगभग 10% जैव मात्रा में बदल जाता है। आपको ध्यान क्या रखना है कि जितना भी ये पोषण प्राप्त कर रहे हैं, जितना भी ये पेड़ पौधों को खा रहे हैं प्राथमिक स्तर पर, वो प्राथमिक उपभोक्ता जितना भी पेड़ पौधों को खा रहे हैं उसका 10% वो जैव मात्रा में बदल रहे हैं। सबसे पहले तो उत्पादक क्या कर रहे हैं, उत्पादक सौर ऊर्जा ले रहे हैं और उसमें से 1% वो काम की रख रहे हैं, बाकी 99% उनके वेस्ट हो रही है। तो 1% तो क्या कर रहे हैं, खाद्य ऊर्जा में बदल रहे हैं। फिर इनको जब प्राथमिक उपभोक्ता खा रहे हैं तो प्राथमिक उपभोक्ता क्या कर रहे हैं कि 10% को वो जैव मात्रा में बदल रहे हैं। ये आपको ध्यान रखना है कि कितनी भाग को, 10% भाग को। आगे जब इसके आगे और अगले सत्र पे चलेंगे तब भी आगे भी यही होगा। मतलब इसके बाद में जब प्राथमिक उपभोक्ता को द्वितीय उपभोक्ता खाएंगे तब भी ऐसा होगा कि 90% उसका वेस्ट चला जाएगा, लेकिन 10% जो है, 10% को जैव मात्रा में बदल देंगे। यही क्रम आगे चलता रहेगा, 10% जैव मात्रा में बदल देंगे। इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि प्रत्येक स्तर पर उपलब्ध कार्बनिक पदार्थों की मात्रा का औसतन 10% ही उपभोक्ता के द्वारा अगले स्तर पर पहुंचता है। इसको कैसे समझेंगे कि 10% ही अगले भाग तक पहुंचता है।
यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं, ये जो सूरज से जब ये ले रहे हैं तब तो ये 1% मात्रा को बदल रहे हैं, 1% मात्रा सौर ऊर्जा की इनको काम आ रही है। लेकिन इससे जब ये आगे जा रहे हैं, इस 1% को भी भूल जाओ, आप ये सोचो कि इससे जब ये प्राथमिक कंज्यूमर है, प्राथमिक उपभोक्ता है, ये क्या कर रहे हैं, 10% को आगे कन्वर्ट कर पा रहे हैं जैव मात्रा में। फिर ये सेकेंडरी जब इसको ले रहे, सेकेंडरी यानी कि द्वितीय उपभोक्ता यानी छोटे मांसाहारी लोग जब शाकाहारी को खा रहे, छोटे मांसाहारी लोग जैसे कुत्ता हुआ, कुत्ता क्या है, बिल्ली या चूहे को मतलब बिल्ली वगैरह को खाता है या बिल्ली चूहे को खाती है, ये हो गए छोटे मांसाहारी। छोटे मांसाहारी जीव जब शाकाहारी को खा रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये फिर 10% को बदल पा रहे हैं। फिर जब ये टर्शियरी तक जा रहा है, द्वितीयक से तृतीयक में, तो ये भी इसका 10% बदल पा रहा है। यानी कि प्रत्येक अगले स्तर पर सिर्फ 10% मात्रा ही पहुंच पा रही है। इसको अगर मैथमेटिकल आप 10% को समझना चाहे, मान लीजिए यहाँ पे ये 1000 है, तो 1000 अगर ये 1000 लोग थे या 1000 आपके पास 1000 क्विंटल है, ये समझ लीजिए, तो यहाँ आगे जाते जाते ये पहुंच जाएगा यहाँ पे 100, इसका 10%। और यहाँ से ये और आगे जाएगा तो ये पहुंच पाएगा 10, 100 से ये इसका 10% 10, फिर ये इसके आगे जाएगा तो इसका 10% जाएगा यानी कि 1, इतना ही ये आगे जैव मात्रा पहुंच पाएगी, इस क्रम में आगे पहुंचेगी। यही बात यहाँ पे बोल रहे हैं कि हम कह सकते हैं कि प्रत्येक स्तर पर उपलब्ध कार्बनिक पदार्थों की मात्रा का औसतन 10% ही उपभोक्ता के द्वारा अगले स्तर पर पहुंचता है, क्योंकि उपभोक्ता के अगले स्तर के लिए ऊर्जा की बहुत कम मात्रा उपलब्ध हो पाती है। अतः आहार श्रृंखला में सामान्यतः 3 या 4 चरण ही हो पाते हैं। आप ये देखिए कि शुरुआत हमने 1000 से करी, तब भी आखिर में जाते जाते 1 बचा। यहाँ पे आप 10,000 से करते हो 10 ही बचता, इसलिए ऊपर जाते जाते जो ये चेन ऊपर जा रही है, तो ये 3 या 4 चरण ही हो पाते हैं। इसलिए ये जो चरण बनते हैं 3-4 चरण के ही यहाँ पे पिरामिड बन पाता है। 3 या 4 चरण की होती है। प्रत्येक चरण पे ऊर्जा का ह्रास इतना अधिक होता है कि चौथे पोषी स्तर के बाद उपयोगी ऊर्जा की मात्रा बहुत कम बच पाती है, और ऊपर जाएंगे तो 0.1 इतनी कम बचेगी कि वो बन ही नहीं पाता। आगे सामान्यतः निचले पोषी स्तर पर जीवों की संख्या अधिक होती है। सामान्यतः क्या होता है, जो निचला पोषी स्तर था, अब आपके यहाँ पे निचला पोषी स्तर क्या था, उत्पादक, उत्पादक की संख्या सबसे बड़ी थी। उत्पादक का जो आपने देखा त्रिभुज का जो सबसे नीचे वाला हिस्सा वो सबसे बड़ा था, पिरामिड का जो नीचे वाला हिस्सा था वो सबसे बड़ा है। और वो क्यों है, क्योंकि उनकी संख्या सबसे ज्यादा है। सामान्यतः ये सबसे बड़ा होता है, फिर ये छोटा, फिर ये छोटा, फिर ये छोटा। और ये क्या होगा, ये जो बना हुआ है पिरामिड, ये सीधा पिरामिड है। इस रूप में अगर बना हुआ है तो ये है सीधा पिरामिड, और अगर इस रूप में बना हुआ है तो ये है उल्टा पिरामिड। ये सीधा है, ये है उल्टा। उल्टा कैसे, मान लीजिए नीचे वाली चीज की कोई संख्या कम है, ऊपर और ज्यादा, फिर ऊपर और ज्यादा, और ऊपर और ज्यादा, इस तरीके से जब आगे ऊपर बढ़ती जाएगी तब तो ये बनेगा उल्टा पिरामिड। और जब ये नीचे सबसे ज्यादा है, इस वाले में क्या है कि उत्पादक सबसे ज्यादा है, फिर शाकाहारी उससे कम, फिर छोटे मांसाहारी उससे कम, और बड़े मांसाहारी उससे कम, तो यहाँ पे बन रहा है सीधा पिरामिड। ठीक है, अब ये यही बात को बता रहा है। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि सौर ऊर्जा का 1% भाग खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित होता है, और 10% प्रत्येक स्तर पर 10% भाग आगे जीव मात्रा में बदल पाता है, कि 10% ही उपभोक्ता के अगले स्तर पर जा पाता है। इससे क्या होगा कि जीवों की संख्या में, इसमें क्या होगा कि निचले पोषी स्तर पर जीवों की संख्या अधिक होती है, और उत्पादक पर यह संख्या सर्वाधिक होती है। उत्पादक यानी कि सबसे नीचे ये सर्वाधिक होती है, ऊपर जाते जाते ये कम होती जाती है। आगे हम क्या देखेंगे, ये हमारा पोषी स्तर कंप्लीट होता है। पोषी स्तर के साथ में हमारे पास में एक और होता है ऊर्जा का, ऊर्जा स्तर। ऊर्जा को बाद में देखेंगे, सबसे पहले हम देख लेते हैं इसके कुछ क्वेश्चन। तो जो हम कल कर रहे थे वो रह गए थे, कि एक क्वेश्चन तो आया था 5R जो हमने कर लिया था रिफ्यूज। उसके बाद में था कि किसी आहार श्रृंखला में प्रत्येक स्तर पर उपलब्ध कार्बनिक पदार्थों की औसत मात्रा का जो कि उपभोक्ता के अगले स्तर तक पहुंच पाती है, और ये हमने अभी अभी देखा है। और ये क्वेश्चन भी 2020 में आया हुआ है। ये कल रह गई था, थोड़ा सा पार्ट कल रह गया था कल वाली क्लास में, तो वही हम कंप्लीट कर रहे हैं। ये इसका आंसर क्या होगा कि हर स्तर पर यहाँ से यहाँ कितना जाता है, 10%, यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर इसका कितना जाएगा, 10%। उपभोक्ता से प्राथमिक स्तर पर, प्राथमिक से द्वितीयक उपभोक्ता, ये जो ग्राफ था, उत्पादक से प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता, और ये तृतीयक उपभोक्ता, सब जगह जाते जाते आगे 10% ही आगे पहुंच पाती है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, किसी आहार श्रृंखला में प्रत्येक स्तर पर उपलब्ध कार्बनिक पदार्थों की औसत मात्रा जो कि उपभोक्ता के अगले स्तर तक पहुंचती है वो होती है 10%। आगे देखेंगे कि कोलिफॉर्म जीवाणु, ये हमने देख लिया, ये आत्मे,
फिर आगे था खाद्य श्रृंखला। अब हम बात करेंगे खाद्य श्रृंखला की, जो कि स्टार्ट होती है पारिस्थितिकी तंत्र का। सबसे पहले तो क्या कि विश्व में सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र किसका होता है? समुद्र का। समुद्र का कैसे? आप ये देखेंगे विश्व में सबसे ज्यादा पानी है, समुद्री भाग ये सबसे ज्यादा है। समुद्री भाग में फिर उसके अंदर पेड़ पौधे भी बहुत ज्यादा है, समुद्री प्लवक, जल प्लवक बहुत ज्यादा है। फिर उसके ऊपर फिर उस पर डिपेंडेंट है मछलियां, मछलियों के ऊपर फिर बड़ी मछलियां, पहले छोटे कीट, फिर मछलियां, छोटी मछलियां, फिर बड़ी मछलियां, शार्क वगैरह। तो इस तरीके से जो पारिस्थितिकी तंत्र बनता है वो सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र होता है समुद्र का। फिर उसके बाद में देखेंगे कुछ फैक्ट है जो आपको सीधे के सीधे याद करने, आपको सारे पिरामिड नहीं पढ़ने, सिर्फ आपको डायरेक्ट ध्यान रखना है कि वृक्ष पारिस्थितिकी तंत्र में संख्या का पिरामिड उल्टा होता है। भाई ज्यादातर पिरामिड तो सीधे ही होते हैं, सीधा पिरामिड के साथ, जैसे ये अभी हमने देखा था कि ये होता है सीधा पिरामिड। ज्यादातर पिरामिड सीधे होते हैं, लेकिन उल्टा किस किस का होता है वो आप ध्यान में रख सकते हैं कि वृक्ष पारिस्थितिकी तंत्र में संख्या का पिरामिड उल्टा होता है। उल्टा कैसे? कि वृक्ष का अगर पारिस्थितिकी तंत्र बनाए तो सबसे पहले तो हम देखेंगे वृक्षों की संख्या। वृक्ष की संख्या लिमिटेड है कि जितने वृक्ष है, मतलब आपको पता है कि मान लीजिए कितने भी वृक्ष है, अब उसके ऊपर पक्षी कितने रहते हैं। एक वृक्ष पे आप देखते हैं कम से कम 10, 20, 30, 40 पक्षी होते ही होते हैं। तो वृक्ष के ऊपर फिर उसके ऊपर आएंगे पक्षी, पक्षियों की संख्या और ज्यादा है। फिर आप ये देखेंगे कि पक्षियों के ऊपर जो और ज्यादा पक्षियों पर डिपेंडेंट रहने वाले कीट पतंगे, जीवाणु, विषाणु, उस तरीके के छोटे जीव, वो कितने हैं? उनकी संख्या, और एक पक्षी पे कई छोटे मोटे जीव रह सकते हैं। तो पक्षियों की संख्या उससे ऊपर और ज्यादा कीट पतंगे वगैरह छोटे जीव, उनकी संख्या और ज्यादा होगी। तो इस तरीके से क्या होगा कि वृक्ष पारिस्थितिकी तंत्र में संख्या का पिरामिड हमेशा उल्टा बनता है। ये आपको सिर्फ ये फैक्ट ध्यान रखना है कि वृक्ष पारिस्थितिकी तंत्र में संख्या का पिरामिड कैसा होता है? उल्टा। क्वेश्चन यही आता है कि निम्न में से किसका पिरामिड उल्टा बनता है। एक और है कि समुद्र या तालाब पारिस्थितिकी तंत्र में जैवभार का पिरामिड क्या बनता है? उल्टा। समुद्र पारिस्थितिकी तंत्र या तालाब पारिस्थितिकी तंत्र में जैवभार का, इसका भी इसी तरीके से उल्टा बनेगा। उल्टा कैसे? सबसे नीचे होंगे जैसे जल प्लवक। जल प्लवक, जल में पाए जाने वाले पेड़ पौधे, उनकी संख्या होगी कम, उनका जैवभार, ये जैवभार का पिरामिड है, जैवभार होगा उनका कम। किसका? सबसे नीचे जल प्लवक का। फिर उससे ऊपर उस पर डिपेंडेंट होंगे जैसे कि केकड़ा और छोटे मोटे जो जीव, जो स्नेल वगैरह, और जो छोटे मोटे जो उसमें पाए जाते हैं समुद्रों में, उनकी संख्या होगी फिर उससे थोड़ी सी, उनका जीवभार होगा उससे ज्यादा। फिर उसके बाद में होगी छोटी मछलियां, छोटी मछलियों का जीवभार होगा और थोड़ा सा ज्यादा। फिर बड़ी मछलियां और भारी, उनका जीवभार होगा और ज्यादा। फिर बड़ी मछलियों के बाद में और शार्क वगैरह, उनका जीवभार होगा और ज्यादा। तो आपको सिर्फ इसमें समझने वाला कुछ नहीं है, याद ये रखना है। समझना चाहो तो इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हो, पर आपकी टॉपिक इतना ज्यादा नहीं है। टॉपिक सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि वृक्ष पारिस्थितिकी तंत्र में संख्या का पिरामिड उल्टा होता है और तालाब पारिस्थितिकी तंत्र में जैवभार का पिरामिड उल्टा होता है। तो उल्टा किन किन का होगा? इन दो के। ये दो आपको स्पेशली ध्यान रखने। फिर आपको ये पता होना चाहिए पारिस्थितिकी तंत्र का शब्द का उपयोग किसने किया? एजी टेंसले, जो हमने कल देख लिया था। और पारिस्थितिकी शब्द का किसने किया? अर्नेस्ट हेकल ने। ये दोनों नाम भी आपको ध्यान रखने। पारिस्थितिकी तंत्र का, एक तो पारिस्थितिकी तंत्र शब्द, ये पूरा है पारिस्थितिकी तंत्र, और ये क्या है? सिर्फ पारिस्थितिकी शब्द, सिर्फ पारिस्थितिकी। इसका तो किया अर्नेस्ट हेकल ने और इसका किया एजी टेंसले ने। ये दोनों नाम भी आपको ध्यान रखने। आगे हम देखेंगे। अब हम खाद्य श्रृंखला की बात कर रहे थे। खाद्य श्रृंखला किस तरीके से बात कर रहे थे कि जैसे कि ये सबसे नीचे ये हो गए पेड़ पौधे, ये हम बात करेंगे। आहार श्रृंखला जैसे कि वन में क्या होगा? जंगल में ये पेड़ पौधे या घास होती है, इसके ऊपर कौन सा डिपेंड होता है? ये हिरण। अब हिरण क्या है? शाकाहारी की गिनती में आ गया। तो शाकाहारी के ऊपर फिर कौन सा? मांसाहारी। तो ये जो हमने क्रम पढ़ा था पोषी स्तर का क्रम आप इस डायग्राम में साफ देख सकते हैं कि ये जो पोषी स्तर का क्रम था, इसको मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूं। ये तो है पोषी स्तर। यहाँ पे नीचे तो क्या आ गया? पेड़ पौधे जो स्वपोषी है या उत्पादक है। उत्पादक पे डिपेंडेंट कौन था? प्राथमिक में कौन आ गया? जैसे हिरण। तो हिरण पे डिपेंडेंट कौन हो गया? शेर। तो इस तरीके से जो क्रम बन रहा है आहार श्रृंखला का, ये बन रहा है वन में। अगर इसी तरीके से हम देखें कि घास के मैदानों में क्या है कि जैसे घास है, घास के ऊपर ये कीट पतंगे, छोटे मोटे जीव, ये ऊपर जो मच्छर, कीड़े मकोड़े, ये इस पे डिपेंडेंट है। तो ये हो गए, ये द्वितीय पोषी स्तर पे हो गए। फिर ये तृतीय पोषी स्तर पे हो गए। इसमें क्या हो जाएगा? जैसे मेंढक इन छोटे मोटे कीड़ों को खाता है, तो ये इस पे डिपेंड हो गया। तो मेंढक को कौन खाता है? सांप।
मेंढक को खा लेता है सांप, और सांप को खा लेता है आगे मोर। ये घास के मैदानों में, घास के ऊपर फिर ये छोटे मोटे कीड़े, फिर उसके ऊपर आएगा मेंढक, फिर आएगा सांप, और सांप को खा जाएगा मोर। तो ये इसका क्रम हो गया। यदि हम देखें तालाब में, तो तालाब में वही जल प्लवक के ऊपर फिर ये केकड़े और ये जो जलीय जो छोटे मोटे जीव होते हैं ये, फिर उसके ऊपर छोटी मछलियां, ये बड़ी मछलियां, मछलियों के ऊपर फिर ये बगुला इन मछलियों को खाता है। यानी कि ये हो गया, अगर मान लीजिए ये मांसाहारी हो गया तो ये बड़े मांसाहारी, ये छोटे मांसाहारी हो गए तो ये बड़े मांसाहारी। ये शीर्ष स्तर पे, ये ऊपर, ये शीर्ष स्तर है, और ये उत्पादन स्तर है सबसे निचला। ये उन स्तरों को यहाँ पे चित्रित रूप में आपको बताया गया है। इनको आपको ध्यान रखना है। इनको ध्यान रखने के लिए आपके पास में सीधे एक एरो बनाया हुआ है, वो है ये रहा। इसमें दिया नहीं, ये रहा कि घास के स्थल में खाद्य श्रृंखला कैसे होगी कि घास पे टिड्डा को कौन खाएगा? मेंढक को खाएगा सांप, और सांप को खाएगा मोर। तो मोर हो गया अंतिम छोर पे, अगर घास से शुरू हो रहा है तो। इसी तरीके से जलीय में अगर बात करें तो पादप प्लवक को खाएगा जंतु प्लवक के बाद में छोटी मछली, और फिर आगे बड़ी मछली को फिर सारस, या फिर वो बगुला, या फिर मनुष्य, कोई भी जो उसके अंतिम स्तर पे। फिर वन पारिस्थितिकी तंत्र के देखें तो पौधे को खा रहा है हिरण को खा रहा है भेड़िया को खा रहा है शेर। इस तरीके से इनका क्रम आगे चलता रहता है। आपको ये ध्यान रखना कि क्रम एक फिक्स क्रम नहीं है। मान लीजिए मेंढक की जगह कोई और जानवर इसको खा जाए तो वो आ जाएगा। जानवर चेंज हो सकता है, आपको ये पता रखना है कि छोटा कौन है और बड़ा कौन है, उन दोनों के क्रम में आपके पास ऑप्शन आएगा तो ये पूछा जाएगा कि इस पूरे क्रम में सबसे ऊपरी स्तर पे कौन है, सबसे निम्न स्तर पे कौन है, बीच में कौन है। तो उसमें आपके पास में जो ऑप्शन होंगे उसके अकॉर्डिंग उसको देखना है। मान लीजिए यहाँ से आपको मेंढक गायब कर दिया जाए और टिड्डे के बाद में फिर आपसे पूछे कि इनमें सबसे ऊपर कौन है, तो आप सोचेंगे कि मेंढक या मोर गायब कर दिया जाए और सिर्फ इन चारों में से पूछे, तो इन चारों में सबसे ऊपरी स्तर पर है सांप। ठीक है, इस तरीके से क्रम भी आगे पीछे हो सकता है, और इनकी नाम भी चेंज हो सकता है, दूसरे जंतु भी यहाँ पे लिए जा सकते हैं। आगे देखेंगे अब ऊर्जा का पिरामिड। अब ऊर्जा का पिरामिड कैसे, जैसे हमने इसका कोशी स्तर का पिरामिड देखा, वैसे हम देखते हैं ये हो गया मान लीजिए ऊर्जा का पिरामिड। अब ऊर्जा का पिरामिड भी वही, ये आप देखें अगर तो ये सीधा पिरामिड बन रहा है। आप इसको देखेंगे, इसका अगर पिरामिड बना है तो ये देखिए ये बन रहा है आपका सीधा पिरामिड। तो सीधा पिरामिड बन रहा है, तो इसलिए आपको एक चीज तो ध्यान रखनी है कि ऊर्जा का पिरामिड कैसा बनता है, हमेशा सीधा। ऊर्जा का पिरामिड बनता है सीधा। इसमें सबसे नीचे क्या होता है, सबसे नीचे होता है ऊर्जा किससे मिल रही है, सबसे पहले हमें मिलती है सूर्य के प्रकाश से। सूरज चमकता है, उससे हमें रोशनी मिलती है और साथ में मिलती है ऊर्जा। तो सबसे जो ऊर्जा का पिरामिड में सबसे नीचे यानी कि सूर्य का प्रकाश सबसे ज्यादा मात्रा में, ये देख लीजिए आप, सबसे ज्यादा मात्रा में भी क्या है, सूर्य का प्रकाश। सबसे प्राथमिक कौन सा है, सूर्य का प्रकाश। प्रथम स्तर पे कौन सा है, सूर्य का प्रकाश। सबसे नीचे कौन से, सूर्य का प्रकाश। ज्यादा क्या है, सूर्य का प्रकाश। तो स्टार्ट किससे हो रहा है, सूर्य के प्रकाश से। ये सूर्य का प्रकाश मिलता है। सूर्य के प्रकाश को कौन ग्रहण करते हैं, उत्पादक जैसे पेड़ पौधे, हरित शैवाल, नील हरित शैवाल, ये ग्रहण करते हैं सूर्य के प्रकाश को। तो सूर्य के प्रकाश को जब ये उत्पादक ग्रहण कर रहे हैं, उसके बाद में उत्पादकों को कौन खाता है, उत्पादकों को खाते हैं शाकाहारी। पेड़ पौधे पत्तियां इसको खाते हैं शाकाहारी। फिर शाकाहारी को कौन खाता है, मांसाहारी। और मांसाहारी को कौन खाता है, बड़े मांसाहारी है शीर्ष मांसाहारी। ये इनका क्रम होता है। पर इसमें आपको एक बात ध्यान रखनी कि सूर्य के प्रकाश को ये तो ग्रहण कर सकते हैं उत्पादक, लेकिन उत्पादक को सूर्य का प्रकाश ग्रहण नहीं कर सकता। ये शाकाहारी को उत्पादक ग्रहण नहीं कर सकते, यानी कि उल्टा नहीं जा सकता, ये हमेशा ऊपर की तरफ ही जाएगा। यानी कि इसका प्रवाह क्या होगा, एक दिशीय। ये इसमें याद रखने वाली बात है कि इसमें ऊर्जा का प्रवाह क्या होगा, एक दिशीय, एक ही दिशा में। आपको दिख रहा है कि सूर्य के प्रकाश से उत्पादक से शाकाहारी, शाकाहारी से मांसाहारी, मांसाहारी से शीर्ष मांसाहारी। इसमें ये हो गया ऊर्जा का प्रवाह क्रम। सबसे नीचे कौन सा है, सूर्य का प्रकाश। सबसे ऊपर कौन सा है, शीर्ष मांसाहारी। यही इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखेंगे इसके बारे में थ्योरी कि ऊर्जा का प्रवाह एक दिशिक होता है। ऊर्जा पिरामिड की जब हम बात करें तो ऊर्जा का प्रवाह होता है एक दिशिक, यानी कि एक ही दिशा में। ऊर्जा के स्तूप या ऊर्जा के पिरामिड हमेशा क्या होते हैं, सीधे। ये भी आपको ध्यान रखना है कि ऊर्जा का पिरामिड हमेशा क्या होगा, सीधा। फिर प्रत्येक स्तर की ऊर्जा की हानि के कारण प्रत्येक कोशी स्तर पे ऊर्जा का उत्तरोत्तर ह्रास होता जाता है। वो आपने पहले भी देख लिया कि ऊपर जाते जाएंगे तो ऊर्जा का ह्रास होगा, ह्रास होता है। तो यही इसकी ऊर्जा के पिरामिड की मुख्य बात है। और सबसे नीचे इसमें क्या होता है, सूर्य का प्रकाश।
ये भी आपको ध्यान रखना है। सबसे नीचे सूर्य का प्रकाश है, वहीं से ऊर्जा शुरू हो रही है, उसके बाद में ऊर्जा दूसरों में जा रही है। आगे हम देखेंगे एक टर्म है जैव आवर्धन। इस टर्म का ध्यान रखना है आपको। जैव आवर्धन को क्या, जैव आवर्धन का मतलब क्या होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बायोमैग्निफिकेशन। तो जैव आवर्धन क्या होता है कि जब कुछ हानिकारक रासायनिक पदार्थ आहार श्रृंखला में उत्तरोत्तर संग्रहित होते हुए हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। कैसे कि जैसे कि फसलों पे हम डालते हैं, फसलों पे जब छिड़काव किया जाता है दवाइयों का, पीड़कनाशी, पीड़क रसायन आदि का हम छिड़काव करते हैं, तो वो सबसे पहले तो जाएगी फसलों पे। कीट पतंगों को तो मारते ही, लेकिन वो उसका कुछ एक भाग फसलों में जाता है। फिर कुछ एक भाग फसलों में गया तो फसलों से फिर उसको मान लीजिए छोटे जीव जंतु खा रही है, गाय भी अगर उसको खा रही है, चारा गाय खा रही है, उस चारे से उसका कुछ भाग, जैसे कि हमने देखा कि 10% भाग आगे ट्रांसफर होता है, तो उसका कुछ एक भाग आगे ट्रांसफर हो जाएगा गाय में। फिर गाय का जैसे हम दूध पी रहे हैं या कुछ और तरीके से हमारे अंदर जब किसी दूसरे जानवर के थ्रू हमारे अंदर जा रहा है, शाकाहारी या मांसाहारी में जा रहा है, तो फिर वो हमारे अंदर ट्रांसफर हो जाएगा, उसका कुछ एक भाग। तो ये क्या होता है, लगातार उत्तरोत्तर नीचे से ऊपर की ओर ये ऐसे कैसे ट्रांसफर होते रहते हैं। और इसको ये क्या होता है, ये होते हैं हानिकारक पदार्थ। भाई हमने पीड़क रसायन डाला जीव जंतु को मारने के लिए, ये खाद डाली या कोई ऐसे रसायन डाले जो होते हैं हानिकारक। अब ये हानिकारक पदार्थ तो है, लेकिन इनका क्या होगा, अपघटन नहीं हो पाता। इनका अपघटन इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि ये अजैव निम्नीकृत होते हैं। अजैव निम्नीकृत ये पदार्थ आसानी से अपघटित नहीं हो पाते और ये लगातार आगे बढ़ते जाते हैं, एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे चौथे में, चाहे थोड़ी ही मात्रा में जाए, लेकिन आखिरी में वो पहुंच जाते हैं मनुष्य के शरीर में, और मनुष्य के शरीर में वो पहुंचाते हैं नुकसान। और इस पूरी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, जैव आवर्धन। तो इसको अब देखेंगे कि कुछ हानिकारक रासायनिक पदार्थ आहार श्रृंखला में उत्तरोत्तर संग्रहित होते हुए हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं तथा ये अजैव निम्नीकृत होते हैं, यानी कि इनका अपघटन अजैव ही कर पाते हैं। यानी कि जीवों के अंदर इनका अपघटन नहीं होता, हमारे अंदर इनका अपघटन नहीं होगा, हमारे अंदर ये ऐसे बढ़ते जाएंगे। तो इसलिए ये खाद्य श्रृंखला में इस प्रकार के विषैले पदार्थों का बढ़ना जैव आवर्धन है, जैव आवर्धन है। ये जब हमारे शरीर में पहुंच जाएंगे तो हमारे शरीर को नुकसान पहुंच रहे होंगे, हम इनका अपघटन नहीं कर पाते क्योंकि अजैव निम्नीकृत होते हैं। इस बात का ध्यान रखना है, ये अजैव निम्नीकृत, यानी कि जीवों में इनका निम्नीकरण या अपघटन इनका नहीं हो पाता। इसलिए जब मनुष्य के शरीर में पहुंच जाएंगे तो ये रासायनिक पदार्थ यहाँ पे नुकसान पहुंचाएंगे। जैसे कि फसलों पर पीड़क रसायन का उपयोग, और फसलों पे उपयोग तो फसलों पे कर रहे हैं, लेकिन वो उत्तरोत्तर आखिर में जाकर के वो हमें भी नुकसान पहुंचा रहा है। इसलिए कई बार हम बोलते हैं कि भाई इस प्रकार की खाद का, यूरिया खाद का उपयोग नहीं करें, देसी खाद का उपयोग करें, ये चीज डाले, वो क्योंकि वो अंत में जाकर के हमें ही नुकसान पहुंचा रही होती है। ये प्रक्रिया कहलाती है जैव आवर्धन। जो ये रासायनिक पदार्थों का आखिर में जाकर के हमें नुकसान पहुंचाना, ये होता है जैव आवर्धन। आगे चलेंगे, अब हम बात करेंगे कुछ चक्र की। चक्र कैसे, जैसे कि जल चक्र। अब जल चक्र की अगर बात करें, ये होगा जल चक्र। थोड़ा सा बस केवल आपको समझना है, इसमें आपको पता सब कुछ है। जल चक्र कैसे, हमने देखा कि जल का बरसात कैसे होती है, बादल कैसे बनते हैं, पानी जमीन पे कैसे आता है, वापस ऊपर कैसे जाता है। ये जो पूरा पानी का पूरा एक सर्कल हो रहा है, पूरी प्रोसेस हो रही है। सबसे पहले बरसात हुई, वो जमीन पे गया, जमीन पे जाकर के तालाबों, नदियों, नालों और समुद्रों में गया, वहां से उसका वाष्पीकरण हुआ, और फिर वाष्पीकरण होकर के वापस से बादल बने। ये पूरी प्रोसेस कहलाएगी जल चक्र। बादल बन के वापस से बरसात हो जाएगी। जैसे मान लीजिए बादल से बरसात हुई, वर्षा, वर्षा होने के बाद में ये गया नदी नालों और समुद्रों में, ये सतही जल, ये गया कहाँ पे, समुद्र में या नदियों में, आप ये समझ लीजिए नदियों में। यहां से क्या होगा, ये सूर्य का प्रकाश इसके ऊपर पड़ रहा होगा, सूर्य का प्रकाश, सूर्य की गर्मी के कारण यहाँ पे इस सतही जल, इस पे जब धूप गिर रही है तो यहाँ पे जो जल होगा ये बन करके वाष्प बन करके ये उड़ने लगेगा। और ये जो वाष्प बन के उड़ रहा है, ये प्रोसेस कहलाएगी वाष्पीकरण। वाष्प बन के जो ऊपर जाएगा, ये कहलाएगी वाष्पीकरण। अब वाष्पीकरण होने के बाद में ये वापस से आसमान में पहुंच जाएगा, और आसमान में फिर वापस जाकर के संघनित होकर के वापस से क्या बना देंगे, बादल, संघनित होकर के बना देंगे बादल, और फिर बादल से वापस से वर्षा हो जाएगी, वापस से वर्षा होकर के, और ये फिर वापस से नीचे आ जाएगा। और यही चक्र हमेशा चलता रहता है। इसलिए ये वाला चक्र क्या कहलाता है, जल चक्र, क्योंकि इसमें सिर्फ जल की बात हो रही है।
ये कहलाएगा जल चक्र। आपको सिर्फ समझना है, ध्यान रखना है कि जल चक्र होता है क्या, कुछ भी पूछ सकते हैं कि जल चक्र में वर्षा से पानी कैसे जाता है, या इससे क्या होता है, वाष्पीकरण बन के ऊपर उड़ता है, वाष्पीकरण के बाद संघनन होकर के बादल बनते हैं। तो इस तरीके का ये पूरा चक्र है जल चक्र। लेकिन इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चक्र है जिससे क्वेश्चन पूछे जाने की सर्वाधिक संभावना होती है, वो है नाइट्रोजन चक्र। अब नाइट्रोजन चक्र कैसे, कि जैसे हमने जल चक्र पढ़ा उसी तरीके से जल चक्र में जल की बात करी, उसी तरीके से क्या होता है नाइट्रोजन की भी बात करेंगे। अब नाइट्रोजन, वायुमंडल में नाइट्रोजन तो हर जगह है, हर जगह नाइट्रोजन अनलिमिटेड। हमने देखा कि जैसे वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन हम बात करते हैं, तो है तो वो 78%, लेकिन हमारे काम कितनी आ पा रही है, बिल्कुल जो इस तरीके से हवा में उड़ रही है वो हमारे काम की नहीं है। ये 78% सब जगह है, लेकिन ये हमारे काम की नहीं है। हमारे काम की या पेड़ पौधों के काम की कौन सी होती है, जो नाइट्रोजन मृदा में या उनकी जड़ों तक पहुंच पा रही है, वो नाइट्रोजन इनके काम की होती है। वो कैसे पहुंच पाती है, उस पूरी प्रोसेस कि भाई वायुमंडल में नाइट्रोजन है, वहां से फिर वो किस तरीके से, किन जीवाणुओं के द्वारा या बिजली के द्वारा किस तरीके से जाकर के वहां पे जड़ों तक पहुंच पा रही है। फिर जड़ों से ले रहे पेड़ पौधे, पेड़ पौधे के अंदर पेड़ पौधे से कोई कोई भी जो तत्व बना रहे उनको हम खा रहे तो वो हमारे शरीर तक पहुंच रहे, फिर हमारे शरीर से बाहर निकल रहे, फिर वापस से कोई दूसरे जीवाणु उनको वापस से अपघटित कर रहे हैं, और अपघटित करके नाइट्रेट डिनाइट्रिफिकेशन करके वापस से वो वायुमंडल में मुक्त हो रही है। तो ये जो पूरी प्रोसेस कहलाएगी, ये कहलाएगी नाइट्रोजन चक्र। अब इतनी बड़ी आपको साइंस ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं आपको उस पर गौर करना है। क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं कि सबसे पहले तो ये वायुमंडल में मुक्त नाइट्रोजन है, ठीक है, इस मुक्त नाइट्रोजन का स्थिरीकरण किया जाता है। क्या किया जाता है, स्थिरीकरण। यानी कि जो नाइट्रोजन इधर उधर फैल रही है उसको इकट्ठा करके दूसरे रूपों में बदल करके और काम में लेने लायक बनाया जाता है। तो ये जो स्थिरीकरण किया जाता है ये किन के द्वारा किया जाता है, आपको ध्यान रखना है वो। अब ये किन के द्वारा किया जाता है, ये है सबसे पहले तो स्वतंत्र जीवाणुओं के द्वारा। अब स्वतंत्र जीवाणु कौन कौन से, आपको नाम याद रखना है, ये वाले, ये है एजेटोबैक्टर, ये है एजेटोबैक्टर, क्या लिख देता हूं मैं, एजेटोबैक्टर। फिर है साइनोबैक्टीरिया, इसको बोलते हैं नीलरी चेवाल। फिर है नोस्टोक एनाबिना और क्लोस्ट्रीडियम। इनके नाम आपको याद रखने। ये वाले जो जीवाणु है ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण। पूछा यही जाता है कि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण किसके द्वारा किया जाता है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण इनके द्वारा किया जाता है। ऑप्शन में कुछ भी आ सकता है कि एजेटोबैक्टर, साइनोबैक्टीरिया, नोस्टोक एनाबिना या क्लोस्ट्रीडियम। फिर दूसरा किसके द्वारा किया जाता है, दूसरा होता है एक बहुत इंपॉर्टेंट सहजीवी। सहजीवी यानी कि जो साथ में जीवन यापन करते हैं। अब ये सहजीवी में किसका एग्जाम्पल आपसे पूछा जाएगा, सहजीवी है जो फलीदार पौधों की जड़ों में, कहाँ पे पाया जाएगा, ये फलीदार पौधों, फल वाले, फली वाले जो पौधे होते हैं, जैसे ग्वार फली हुई, तो उस तरीके के जो पौधे होते हैं वो फलीदार पौधों के उसमें उसमें सहज उनकी जड़ों में सहजीवी के साथ, यानी कि उनकी जड़ों के साथ ही चिपक करके, आप ये मान लीजिए जड़ों के साथ ही चिपक करके वो जीवन यापन कर रहे हैं, वो उससे पोषण प्राप्त कर रहे हैं, जड़ें इससे पोषण प्राप्त कर रही है। दोनों मतलब एक तरह से दोनों मैत्री रूप में आपस में काम करते हुए चल रहे हैं, ये सहजीवी। तो उसके जड़ों में सहजीवी के रूप में पाया जाता है, वो कौन सा है, राइजोबियम जीवाणु। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसका नाम याद रखना है कि राइजोबियम जीवाणु कहाँ पाया जाता है, फलीदार पौधों की जड़ों में, और सहजीवी के रूप में पाया जाता है। तो ये क्या करता है, ये भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। यानी कि जो वायुमंडल में मुक्त नाइट्रोजन है, उस मुक्त नाइट्रोजन को ये इस पौधे के लिए काम में लेने लायक बनाता है, ठीक है। ये उस नाइट्रोजन को तो इस पौधे के लिए काम में लेने लायक बना देता है, बदले में ये पौधा उसको पोषण देता रहता है, इसलिए ये दोनों सहजीवी है। तो ये किसमें पाया जाता है, फलीदार पौधों की जड़ों में। और आपको पता है कि नाइट्रोजन फसलों के लिए उपयोगी होती है, नाइट्रोजन युक्त खाद, नाइट्रोजन युक्त यूरिया खाद, इस तरीके का हम उपयोग में लेते हैं। और यहाँ पे जब हमें फ्री में ये राइजोबियम जीवाणु मिल जाएगा, कहाँ पे, फलीदार पौधों की जड़ों में, तो वैसे ही उपयोगी हो जाएगा। इसलिए जब फसलें बोते हैं तो बीच में क्या होता है, फसल चक्र में जब बीच में एक बार क्या होता है, फलीदार पौधे बो दिए जाते हैं, उसके जस्ट बाद में जो भी फसल होगी उसका उत्पादन में बहुत ज्यादा अचानक वृद्धि होती है। वो किस लिए होती है, क्योंकि उस टाइम जब पिछले में फलीदार पौधे बोए गए, उनकी जड़ों में जो ये वाले राइजोबियम जीवाणु था, इन्होंने क्या किया, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ा दी, और नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ा दी तो नेक्स्ट जो भी फसल बोई जाएगी उसमें उत्पादन में वृद्धि हो जाएगी। आगे हम देखेंगे बिजली की चमकने पर। बिजली, जैसे कि आकाश में जब बादल टकराते हैं, बरसात होती है, उस टाइम पे जब बिजली चमकती है, तो बिजली चमकने से भी क्या हो जाता है, नाइट्रोजन का ऑक्सीजन और जल के साथ में अभिक्रिया करके वो बना देगी HNO3, और HNO3 वर्षा की बूंदों के साथ में यहाँ पे नीचे पहुंच जाएगा जल के रूप में, जल के साथ में, और ये भी क्या हो गया, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण।
तो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने के लिए ये जो तीनों प्रोसेस है, इन तीनों प्रोसेस को आपको ध्यान रखना है। एक तो जीवाणु, एजिटोबैक्टर, साइनोबैक्टीरिया, नीलरिचवाल, नोस्टोक, एनाबीना और क्लोस्ट्रीडियम, और साथ में सहजीवी कौन सा है, फलीदार पौधों में राइजोबियम जीवाणु। और आपके पास में क्या, बिजली चमकने पर, जब बहुत तेजी से बिजली चमकती है उसके साथ में भी क्या होता है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण, इसलिए वर्षा का जल उपयोगी होता है। ये हो गया नाइट्रोजन का स्थिरीकरण। अब स्थिरीकरण कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, हरे पौधे इनको प्राप्त कर लेंगे, हरे पौधे फिर उससे अमोनीकरण करेंगे, अमोनीकरण करके क्या बनाएंगे, अमोनिया। अमोनीकरण भी एक प्रोसेस होती है जिसमें क्यों बना देते हैं अमोनिया, ये समझ लीजिए आप, अमोनिया बनाने की प्रोसेस कहलाती है अमोनीकरण, ठीक है। फिर इससे अमोनिया से बनेंगे नाइट्राइट्स, और नाइट्राइट से बनेंगे नाइट्रेट्स, और नाइट्रेट से वापस से उसको दोबारा, आप ये समझ लीजिए, दोबारा उनके अणुओं को तोड़ के या वापस से उसको मुक्त कर दिया जाएगा, और वो मुक्त करके वायुमंडल में वो नाइट्रोजन बिल्कुल फ्रीली, जैसे पहले थी हवा में बिल्कुल फैल रखी थी, वैसे के वैसे वापस पहुंच जाएगी। और ये जो नाइट्रेट से वापस वायुमंडल में गई, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डीनाइट्रिफिकेशन। तो दो आपको प्रोसेस का नाम ध्यान रखना है, एक तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण और दूसरा क्या, डीनाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन और डीनाइट्रिफिकेशन ये क्या होता है, मैंने आपको डेफिनेशन में भी लिखा है कि नाइट्रीकरण तो क्या होता है, नाइट्रोजन के जीवाणुओं द्वारा ऑक्सीकरण करके नाइट्रेटों में बदलना, नाइट्राइटों का नाइट्रेटों में बदलना, ये तो क्या कहलाएगी, नाइट्रीकरण। दूसरा क्या है कि नाइट्रोजन के जो यौगिक बन चुके, प्रोटीन, अमोनिया, एमिनो अम्ल, ये जो बन चुके, इनको जीवाणुओं द्वारा वापस से अपघटन करके पुनः नाइट्रोजन में बदलना। इनसे ये जो प्रोटीन, अमोनिया, ये मान लीजिए अमोनिया, एमिनो अम्ल, जो भी इसके यौगिक तत्व बन चुके थे, उनको वापस से तोड़ के अपघटन करके उनको क्या बना देना, वापस से नाइट्रोजन बना देना, ये होती है विनाइट्रीकरण। ये दोनों प्रोसेस मतलब एक दूसरे की उल्टी, ये तो आप नाइट्रोजन बना रहे हो और ये आप नाइट्रोजन को मुक्त कर रहे हो। ये दोनों प्रोसेस नाम, सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि वायुमंडल में मुक्त नाइट्रोजन है और उसमें से क्या हो रहा है, उसका नाइट्रोजन स्थिरीकरण। सबसे इंपॉर्टेंट है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण कौन कौन करता है, जिसमें सहजीवी, राइजोबियम जीवाणु। कई बार पूछा जाता है कि राइजोबियम जीवाणु और कहाँ पाया जाता है, फलीदार पौधों में, और किस रूप में पाया जाता है, सहजीवी के रूप में। आगे चलेंगे कि जैव निम्नीकरण। जैव निम्नीकरण क्या होता है, ये हमने देख लिया क्या, इससे पहले नाइट्रोजन चक्र देख लिया और जल चक्र देख लिया। नाइट्रोजन चक्र ये हमने देखा, जल चक्र, फिर हमने देखा ये ऊर्जा का प्रवाह, ये ऊर्जा का प्रवाह देख लिया, ऊर्जा पिरामिड, और यहाँ पे हमने देख ली खाद्य श्रृंखला। इस तरीके की चार आपने इंपॉर्टेंट चीजें देख ली, हर एक चीज इंपॉर्टेंट है, हर एक चीज से क्वेश्चन आने लायक है। इसमें जो एक एक शब्द है वो इंपॉर्टेंट है, कोई भी फालतू बात नहीं है। ये ऊर्जा का प्रवाह, ये पिरामिड, खाद्य श्रृंखला, ये जो खाद्य श्रृंखला, ये चारों चीजें इंपॉर्टेंट है। अब आगे हम देखेंगे कुछ टर्म कि जैव निम्नीकरण क्या होता है, बायोडिग्रेडेबल, कि वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित किए जा सकते हैं या अपघटित हो जाते हैं, और ये प्रोसेस क्या कहलाती है, जैव निम्नीकरण। वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं, ये कहलाती है बायोडिग्रेडेबल। जैसे कि हमने कोई सब्जी बनाई, उसके सब्जी के छिलके या कोई ऐसी चीज जो खाने लायक चीज है, जैसे कोई फल सड़ गया, उसको हम फेंकते हैं, तो उसका तो क्या हो जाएगा, डिग्रेडेबल, वो तो है जैव निम्नीकरण, उसका अपघटन हो सकता है, अपघटन हो करके वो आखिर में डिस्पोज हो सकती है। ये तो हो गया फलों के छिलके, केक, नींबू का रस, इस टाइप की चीजें, ये तो क्या हो गई, जैव निम्नीकरण पदार्थ, ठीक है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जिनका इस तरीके से अपघटन नहीं हो सकता, वो क्या कहलाएगी, अजैव निम्नीकरण, यानी कि जो जैविक प्रक्रम में अपघटित नहीं होती, जैविक प्रक्रम में जो अपघटित नहीं होती वो कहलाती है अजैव निम्नीकरण, यानी कि नॉन बायोडिग्रेडेबल। ये क्या होते हैं, सामान्यतः अक्रिय होते हैं, मतलब बहुत लंबे समय तक ऐसे के ऐसे ही पड़े रहते हैं वातावरण में, ये पड़े जैसे कि प्लास्टिक। अब हम बोलते हैं कि प्लास्टिक का जल्दी से उसका निस्तारण नहीं किया जा सकता, वो इसीलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि ये क्या होते हैं, जैव प्रक्रम में अपघटित नहीं होते, ये अजैव निम्नीकरण पदार्थ है। इनको आसानी से अपघटित नहीं किया जा सकता क्योंकि ये अक्रिय होते हैं, अक्रिय होते हैं तो ये जल्दी से इनका निम्नीकरण नहीं किया जा सकता। इनमें से कौन कौन, जैसे प्लास्टिक हो गया, कांच हो गया, चिकित्सकीय अपशिष्ट हो गए, ये सारे पदार्थ क्या कहलाएंगे, अजैव निम्नीकरण। बस आपको केवल नाम ध्यान रखना है कि जैव निम्नीकरण प्रोसेस क्या होती है और अजैव निम्नीकरण, यानी कि जो फलों के छिलके, इनको आप कहीं भी फेंक दोगे तो थोड़े टाइम बाद में ये अपने आप उनका खत्म हो जाएंगे। लेकिन आप प्लास्टिक को कहीं भी फेंकोगे, जैसे समुद्र में, पानी में, सड़क पे, जमीन के अंदर गाड़ दोगे, तो भी वो सालों साल इसी तरीके से बनी रहेगी, वो खत्म नहीं होगी। ये इसका बिल्कुल आसानी से समझने की बात थी। अब क्या है, इस टर्म को कहाँ काम में लेना है वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम बात करेंगे अपशिष्ट प्रबंधन, यानी कि कचरे की जब बात कर रहे हैं, अपशिष्ट, अपशिष्ट का प्रबंधन यानी वेस्ट मैनेजमेंट।
कल हमने बात करी थी कि कचरा एक टाइम बाद में इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि कचरे का ढेर या पहाड़ खड़ा हो जाएगा, तो उसके लिए हमें उसका मैनेजमेंट करना जरूरी होता है। और मैनेजमेंट के लिए यहाँ पे अपशिष्ट प्रबंधन की बात कही गई, क्योंकि हमने एक रिसर्च करी। रिसर्च में क्या पता लगाया, रिसर्च में पता लगा कि जो छोटे नगरों में प्रति व्यक्ति औसतन कितना कचरा प्रतिदिन निकल रहा है। छोटे नगरों में प्रति व्यक्ति औसतन 0.1 केजी 0.1 केजी कूड़ा निकलता है, यानी कि हर व्यक्ति 0.1 केजी का मतलब हो गया 100 ग्राम औसत अगर निकाले तो हर व्यक्ति 100 ग्राम कचरा फेंक रहा है। उसके अलावा जब हम बात करें कि बड़े नगरों में, तो बड़े नगरों में क्या होगा, औसतन 0.4 से 0.6 केजी, यानी कि 400 ग्राम से 600 ग्राम कचरा डेली, मतलब हर औसतन प्रति व्यक्ति निकल रहा है। औसतन प्रति व्यक्ति निकलता है कूड़ा, इतना कूड़ा प्रति व्यक्ति निकलता है। अब आप देख लीजिए, छोटे नगरों में 0.1 किलो और बड़े नगरों में 0.4 से 0.6 किलो। याद करने की बात ये है, ठीक है। उसके अलावा हमने क्या किया, इसके ऊपर एक कमेटी बनाई कि भाई आप इसकी सिफारिशें दीजिए कि हम इस कचरे का प्रबंधन कैसे किया जाए, वरना हम देखेंगे कि आगे 20, 50, 100 साल बाद में हमारे पास में चारों तरफ कचरा ही कचरा होगा। हम इसको डिस्पोज कैसे करें, किस तरीके से इसको खत्म किया जाए, क्योंकि कचरा तो दिनों दिन बढ़ता जाएगा। तो इसके लिए एक जो कमेटी बनाई 1975 में कमेटी बनाई गई थी, इसका नाम था शिवरामन समिति। नाम याद रखना है, शिवरामन समिति। और शिवरामन समिति ने क्या सुझाव दिए, सुझाव भले याद रहे न रहे, 1975 और शिवरामन समिति किसके लिए, अपशिष्ट प्रबंधन के लिए, ये जरूर याद रहना चाहिए। इसने सुझाव ये दिए थे कि बड़े बड़े कूड़ेदानों की स्थापना करना, बड़े बड़े कूड़ेदानों की स्थापना की, बहुत बड़े बड़े कूड़ेदान जगह जगह लगाए जाए। अगला बोला कि मानव द्वारा अपशिष्ट मलमूत्र का निष्कासन की उचित व्यवस्था की जाए। फिर बोला कि नगरों में कूड़ा करकट उठाने की उचित व्यवस्था की जाए, जैसे कि आजकल आती है कचरा मोबाइल वैन। फिर कूड़े के ढेरों को जलाकर के भस्म कर दी जाए, कि कूड़े के ढेरों को जलाकर भस्म कर दी जाए। इस तरीके से इन्होंने कुछ सिफारिशें दी थी। हालांकि ये सिफारिशें भी सही नहीं है, क्योंकि कुछ कूड़े ऐसे जिनको जला करके भस्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि जैसे जैसे प्लास्टिक है, प्लास्टिक को आप जलाओगे तो वो दूसरे तरीके का कचरा फैलाएगा, वो वातावरण को, हवा को प्रदूषित करेगा। इसलिए हर चीज को जला नहीं सकते। कृषि अपशिष्ट हो गए, उनको जला नहीं सकते। लेकिन फिर भी आपको ये सिफारिश याद रहे नहीं रहे, ये जरूर याद रखना चाहिए कि अपशिष्ट प्रबंधन के लिए 1975 में शिवरामन समिति बनाई गई थी। और कूड़ा कितना निकल रहा है, छोटे नगरों में 0.1 किलो और बड़े नगरों में 0.4 से 0.6 किलो। आगे हम बात करेंगे कि अपशिष्ट प्रबंधन के तरीके क्या है, कि अपशिष्ट को किस किस तरीके से आपको वेस्ट को मैनेजमेंट किया जा सकता है। उसके तरीके, एक तो भूमि भराव कैसे, लैंडफिल, जैसे कि पुरानी खान से जब वहां पे कुछ खनिज निकलते हैं या पत्थर निकलते हैं और फिर बाद में जब निकलना बंद हो जाते हैं, तो वो हो जाती है बिल्कुल वेस्ट, यानी कि उसमें अब किसी काम की नहीं रही, वो खत्म हो चुकी। अब जब वो खत्म हो चुकी तो उसमें हमें क्या करना है, उसमें हम इस कचरे को भर सकते हैं। इस कूड़े को हम हर कहीं फेंकने की जगह उन खानों के अंदर भर भरा करके उसको बंद किया जा सकता है। ये एक तरीका हो सकता है कि भूमि भराव। फिर भस्मीकरण क्या, आप उसको जला के या भस्म बना करके आप उसको दहन करके उसको खत्म कर दें। दहन करके, भस्मीकरण कैसे, कि दहन करके आप इसको खत्म कर सकते हैं। फिर एक पुनर्चक्रण के तरीके, पुनर्चक्रण आप सबसे इफेक्टिव तरीका मान सकते हैं। पुनर्चक्रण की हमने बात करी थी कि रिसाइकलिंग मेथड कैसे, रिसाइकलिंग की हमने 3R बात की थी, 3R सिद्धांत आपको बिल्कुल याद रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात थी कि रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, ये है अपशिष्ट पदार्थ का पुनर्नवीनीकरण करने का तरीका। मतलब जो अपशिष्ट पदार्थ है आप उसको दोबारा काम में लेने लायक, उपयोग, यूजफुल बना सकते हैं इस सिद्धांत के द्वारा। या तो रिड्यूस, उपयोग कम करो, या रीयूज, आप उसका दोबारा उपयोग करो, ये रिसाइकल, यानी कि पुराने पदार्थों को आप वापस ले जाकर के उसको रिसाइकल करके कोई नई चीज बना करके आप उसको उपयोग में लो। फिर एक और तरीका है कि रासायनिक क्रिया द्वारा, यानी कि केमिकल रिएक्शन द्वारा। ये होते हैं अपशिष्ट प्रबंधन के तरीके आपको सिर्फ समझने की बात है कि भूमि भराव, जल भूमि में भर दे, नाम से पता लग रहा है। भस्मीकरण आप दहन कर दें, पुनर्चक्रण यानी रिसाइकल करें, और रासायनिक क्रिया द्वारा, ये वेस्ट मैनेजमेंट के तरीके। अब बात करेंगे, ये तो हमने बात कर ली अपशिष्ट प्रबंधन की। तो इससे पहले जो हमने बात की थी वो की थी नाइट्रोजन स्थिरीकरण या नाइट्रोजन चक्र। अब ये हो गया हमारा एक पार्ट खत्म। अब हम बात करेंगे ओजोन परत के बारे में, कुछ पर्यावरणीय समस्याओं के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन सी पर्यावरणीय समस्या, जैसे कि ओजोन परत, अम्लीय वर्षा और क्लोरोफ्लोरोकार्बन, या फिर जो वैश्विक तापमान में वृद्धि। इस तरीके के ये क्वेश्चंस आपके पूछ लिए जाते हैं, जिसमें कि ओजोन परत सबसे इंपॉर्टेंट है। ये तो आपकी बुक में ऐसा का ऐसा बहुत विस्तृत डिटेल से दिया हुआ है, तो आपको एक एक शब्द इसमें समझते हुए चलना है।
कुछ हमने पहले पढ़ भी लिया है केमिस्ट्री में, लेकिन आपको और अच्छे से ध्यान में देना है कि ओजोन यानी कि O3 गैस, हमने देखा था कि O3 गैस यानी कि तीन ऑक्सीजन इसमें जुड़ी होती है, एक डबल बॉन्ड से, एक सिंगल बॉन्ड से। तो O3 इसकी संरचना होती है। ओजोन में क्या होता है? O3, 3 ऑक्सीजन, एक घातक विषैली गैस है। सबसे पहली बात तो ये, इसका काम क्या है? इसका काम ये कि जब सूर्य से पराबैंगनी किरणें आती है तो ये उनको अवशोषित कर लेती है और जमीन तक आने से रोक देती है। तो सूर्य से पराबैंगनी किरणें आती है, पराबैंगनी विकिरणें, उनसे पृथ्वी को सुरक्षा पहुंचाती है, क्योंकि वो उनको वहीं पे अवशोषित कर लेती है और उनसे अभिक्रिया कर लेती है। तो ये कैसे करती है कि पराबैंगनी विकिरणें जीवों के लिए अत्यंत हानिकारक है। जो पराबैंगनी विकिरणें वो हमारे लिए, जीवों के लिए, मनुष्यों, जानवरों, सबके लिए बिल्कुल हानिकारक है। ये जो विकिरणें अगर शरीर पे पड़े तो हमें त्वचा का कैंसर भी हो सकता है। अब आप समझ लीजिए कि सूर्य से जो इतनी खतरनाक पराबैंगनी किरणें आ रही है, उनसे हमें सुरक्षा कौन कर रही है? ओजोन। हालांकि ये खुद एक विषैली गैस है, लेकिन फिर भी हमारी रक्षा कर रही है, इसलिए ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि ओजोन। और ओजोन की मात्रा, अब ये बनती कैसे ओजोन? कि पराबैंगनी किरणों के प्रभाव में ऑक्सीजन गैस का एक अणु विघटित होकर के स्वतंत्र ऑक्सीजन परमाणु बनाता है। कि जैसे ऑक्सीजन का एक अणु है, ये O2 है, आप ही समझ लीजिए O2 के ऊपर जब पराबैंगनी किरणें पड़ी, अल्ट्रावायलेट यूवी पराबैंगनी किरणें जब ऑक्सीजन के ऊपर पड़ी, तो ये ऑक्सीजन अलग अलग ओ में टूट जाएगा, ऑक्सीजन गैस ओ में टूट जाएगी, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन। ये जब इसमें अलग अलग में टूटी, तब मान लीजिए बहुत सारे कण है वहां पे, एक कण इस तरीके से टूट गया, तो और जो दूसरे कण थे और जो अणु थे, तो ये भी एक किसी O2 से संक्रिय कर लेगा, ये भी O2 से संक्रिय कर लेगा, और ये दोनों मिलकर क्या बना देंगे? O3। इस तरीके से ये पराबैंगनी किरणों से ही अपने आप को बना रहे हैं, पराबैंगनी किरणों से अभिक्रिया करके ये O3 बना रही है, यहाँ पे वायुमंडलीय ऑक्सीजन क्या बना रही है? ओजोन। तो ये क्या कहते हैं कि जब पराबैंगनी किरणों के प्रभाव में ऑक्सीजन गैस का अणु विघटित होकर के स्वतंत्र ऑक्सीजन परमाणु बनाते हैं, जो कि फिर O2 से संयोजित होकर के क्या बनाता है? ओजोन। ये आपके पास में ये बना हुआ। तो आपको इतना अभिक्रिया ध्यान नहीं रखनी। सबसे पहली बात क्या ध्यान रखनी कि ये क्या करता है? पराबैंगनी विकिरणों से हमें सुरक्षा प्रदान करता है, जो कि पराबैंगनी किरणों से मनुष्य में त्वचा कैंसर हो सकता है। ये इसमें इंपॉर्टेंट बात है। आगे कुछ और बात करेंगे कि 1980 से ओजोन की मात्रा में लगातार गिरावट आने लगी है। जो ओजोन क्या है? ओजोन परत का मतलब है कि जो वायुमंडल में एक ओजोन गैस की सघनता, जो सघनता है, मान लीजिए ये जो पृथ्वी है, पृथ्वी की इतना ऊंचाई पे यहाँ पे ओजोन गैस की यहाँ पे सघनता है, यहाँ पे ओजोन गैस की एक लेयर है, और ये लेयर सूर्य से आने वाली जो किरणें हैं उनको, उनमें से यूवी किरणों को ये खुद अवशोषित कर लेती है, और केवल धूप ही यहाँ पे आ पाती है। तो जो पराबैंगनी किरणों को ये अवशोषित करती है, वो उससे हमें सुरक्षा मिलती है। अगर वो जमीन पे आ जाए तो हमारे क्या हो जाएगा? स्किन कैंसर। अब इसमें क्या हो गया? इसमें 1980 से लगातार गिरावट आने लगी है। ये जो ओजोन की परत है, परत यानी कि गैस की जो सघनता है, उसमें लगातार कमी होने लगी है। ये कब से होने लगी? 1980 से। अब इसका मुख्य कारक क्या है? आपको याद रखना, सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें मुख्य कारक क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओजोन परत में जो कमी आ रही है वो आ रही है सबसे मुख्य क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण। अन्य कारक क्या है? हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, या कार्बन टेट्राक्लोराइड, या मिथाइल ब्रोमाइड, या क्लोरीन और ब्रोमीन के रसायन, क्लोरीन और ब्रोमीन के रसायन, ये इसके अन्य कारक है। लेकिन मुख्यतः क्या है? आपको ये याद रखना कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओजोन परत का नाम आते आपको ये याद आना चाहिए कि ये किसके कारण घट रही है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण। ये एक इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है कि ओजोन परत में कमी हो रही है क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण। अब क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहाँ पाई जाती है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग होता है रेफ्रिजरेटर में, सबसे मेन रेफ्रिजरेटर में शीतलन करने में, डीप फ्रीज में, उसके अलावा अग्निशामक यंत्रों में, इस तरीके की चीजों में क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग होता है। एसी वगैरह, रेफ्रिजरेटर, अग्निशामक, इसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग होता है। और ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन ही ओजोन परत की जो सघनता में कमी हो रही है, या ओजोन छिद्र जिसको हम बोलते हैं, उसके लिए सबसे ज्यादा कारगर है, यानी कि ये उसको नुकसान पहुंचा रही है। इसका उपयोग हमें कम करना चाहिए। इसके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक मीटिंग बुलाई और एक पूरा एजेंडा तय किया। वो कब किया? 1987 में। ये पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, ज्यादा डीप पूछते तब यही पूछते कि 1987 में यूएनईपी क्या? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, उसमें एक सहमति बनी। सहमति क्या बनी? कि सारे देश मिलकर के क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उत्पादन हम कम से कम करेंगे। कितना कम करेंगे? यह सहमति बनी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्पादन को 1986 के स्तर तक ही सीमित रखा जाए।
कि जो 1986 में जितना क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्सर्जन कर रहा है वो आगे भी उतना ही क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उत्सर्जन करता रहे। ये सहमति बनी कि जब भी 1987 में बात कर रहे थे तो इन्होंने ये सहमति बना ली कि पिछले साल हमने जितना क्लोरोफ्लोरोकार्बन हर देश ने जितना जितना जिस मात्रा में उत्सर्जन किया था वो आगे भी उसी मात्रा में उत्सर्जन करता रहे। और ये जो संधि बनी उस टाइम पे एक प्रोटोकॉल था, उसका नाम दिया गया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये आपको याद रखना है। कब दिया गया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल? 16 सितंबर 1987 में। याद रखने वाली बात है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन या ओजोन परत से संबंधित है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन की उस पर नियंत्रण में करता है और ये यूएन द्वारा बनाया गया। ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब बनाया गया? 16 सितंबर 1987 में। और भारत ने इसमें कब साइन किए? 16 सितंबर 1987 को तो बनाया गया, लेकिन भारत ने साइन किया 1992 से। 1992 से ही भारत इसका पालन कर रहा है। एक और बात कि 16 सितंबर 1987 तो आपको याद रहेगा क्योंकि 1987 में हुआ था, लेकिन 16 सितंबर, ये जो 16 सितंबर है इसको आपको वैसे याद रखना है क्योंकि इसी दिन फिर इसको क्या बना दिया गया? ओजोन दिवस। ओजोन दिवस आपको ये भी याद रखना है, तो इसलिए डेट भी आपको याद रह जाएगी 16 सितंबर ओजोन दिवस 1987 में। ये यूएनईपी द्वारा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, इसका नाम याद रखना है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब? 1987 में। ईयर सीधे के सीधे पूछ लिया जाता है। भारत ने 1992 से ये क्यों किया? इसमें उस टाइम क्या हो गया था कि अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन परत में छिद्र हो गई था। अंटार्कटिका जो जैसे पृथ्वी के जो निचला हिस्सा है, निचला ध्रुव, इस जगह अंटार्कटिका, और इस जगह देखा गया दूरबीनों से वगैरह देखा गया, तब पता लगा कि अंटार्कटिका के ऊपर जो ओजोन परत के ऊपर सघनता है उसमें लगातार कमी आती जा रही है। और कमी आती जा रही है इसका मतलब क्या होगा? वहां पे अल्ट्रावायलेट किरणें अंदर प्रवेश करने लग जाएगी। तो अल्ट्रावायलेट किरणें कितनी हानिकारक है हमने देख ली। इसलिए यहाँ पे उस टाइम ये समझौता किया गया। तो ये ओजोन परत में कहाँ कमी आ रही है? अंटार्कटिका के ऊपर। अब इसके बारे में हम बात करेंगे कि ओजोन परत की जो मोटाई है उसको किस में नापते हैं? उसको नापते हैं डोप्सन में। डोप्सन इसकी एक इकाई है। जैसे सेंटीमीटर होता है, मीटर होता है, वैसे यहाँ क्या है? डोप्सन। डोप्सन में इसको मापा जाता है। और ओजोन दिवस 16 सितंबर आपको पता ही है, 16 सितंबर को ये समझौता हुआ। ये बात कर ली हमने ओजोन परत के बारे में। दूसरा हम बात करेंगे, अब ओजोन में आपको सिर्फ क्या ध्यान रखना है? ओजोन में आपको ध्यान रखना है, एक तो ध्यान रखना है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, दूसरा आपको ध्यान रखना है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो कब से हुआ? 1987 से। 16 सितंबर जो कि इसका ओजोन दिवस हो गया। भारत ने इसमें कब साइन किए? 1992 में। इतना भी ध्यान नहीं रखे तो 1987 तो आपको याद रखना है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन, पराबैंगनी किरणें, ओजोन परत में छिद्र, सब इससे संबंधित है। थ्योरी आपको पूरी याद रह जाएगी, फैक्ट आपको ये याद रखना है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। आगे देखना है इसमें हरित गृह प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट। हरित गृह प्रभाव क्या होता है कि पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद कुछ गैसें गर्मी को रोकती है और ग्रह को गर्म करती है। यानी कि कुछ ऐसी गैसें जो अगर पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद है तो वो क्या करेगी? सूर्य का प्रकाश जब आ रहा है तो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित तो कर लेती है, लेकिन वापस उसको जाने नहीं देती। ऐसे तो क्या होता है, नॉर्मली तो सूर्य का प्रकाश यहाँ आएगा, गर्म करेगा और टकरा के वापस चला जाएगा। लेकिन कुछ गैसें होती है जो उसको क्या करेगी? उसको रोक लेती है। वो गैसें कौन सी होती है? अब इससे चलो रोक ली तो इसमें बुराई क्या है? मतलब दुख क्या है? अपने को रोक ली तो रोक ली, लेकिन दुख ये है कि अगर इस तरीके से वो सारी गैसें उसको पृथ्वी पे जो सूर्य के प्रकाश को रोकती जाएगी तो इससे पृथ्वी की पूरी पृथ्वी गर्म होती जाएगी, पृथ्वी में गर्माहट बढ़ती जाएगी। गर्माहट को जो बढ़ना होता है इसको बोलते हैं वैश्विक तापन। वैश्विक तापन, पूरे विश्व का ही ताप बढ़ता जाएगा। वैश्विक तापन, अब जो पूरे विश्व का ताप बढ़ता जाएगा, पूरी गर्मी, पूरी पृथ्वी गर्म होती जाएगी, उष्णता बढ़ती जाएगी, तो उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा? उससे इफेक्ट पड़ेगा कि जितने भी ग्लेशियर हैं, ग्लेशियर, पहाड़, बर्फीले जो इलाके हैं, उनकी बर्फ पिघलने लग जाएगी। बर्फ पिघलने लग जाएगी तो बर्फ पिघल करके पानी बनेगा। पानी बनेगा तो महासमुद्रों में आएगा। समुद्र में आएगा तो जो निचले समुद्रों के आसपास के इलाके वहां पे जल स्तर बढ़ जाएगा। जल स्तर बढ़ जाएगा तो मान लीजिए यहाँ तक अभी कोई मकान बने हुए और पानी यहाँ तक आ गया, वो सब डूब जाएंगे, जलमग्न हो जाएंगे। ये भी एक इफेक्ट है। पूरा पर्यावरण तंत्र, मानसून, सारे जितने भी चीजें होती है वो सब उसमें चेंजेस आ जाएगा, पूरा सर्किल पलट जाएगा। तो इससे क्या होगा कि वैश्विक तापमान में वृद्धि से बहुत ज्यादा नुकसान है। कि जैसे औसत आप तापमान देखें तो औसत तापमान जैसे गर्मियों में गर्मी पड़ती है तो 47 डिग्री तक जाती है, तो वो 48, 50, 52 तक जाने लग जाएगी। यहाँ पे और जगह और ज्यादा जाती है तो और ज्यादा जाने लग जाएगी, ऑस्ट्रेलिया वगैरह।
कुछ जगह सर्दी, कभी गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है, कभी सर्दी बहुत ज्यादा पड़ रही है, सब इम्बेलेंस हो जाएगा। ये पूरा होता है वैश्विक तापमान में वृद्धि। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा कि ये हरित गृह के प्रभाव को कम करना पड़ेगा। और ये होता कैसे कैसे, ये होता है, इसके प्रमुख रूप से जिम्मेदार गैस है CO2। जैसे आपको क्लोरोफ्लोरोकार्बन उसमें याद रखना है, वैसे आपको हरित गृह प्रभाव में क्या याद रखना है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ऐसी गैस है जो हरित गृह प्रभाव को बढ़ाती है। उसके अलावा कुछ और भी गैस है जिनका भी आपको नाम ध्यान रखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड तो है, साथ में मीथेन CH4, एक कार्बन मेथ और N मीथेन, याद है आपको, एक कार्बन मतलब मेथ एक प्रोब्यूट वाला, तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2, फिर दूसरी मीथेन, फिर नाइट्रस ऑक्साइड N2, फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो हमने वहां पढ़ा वो यहाँ पे भी नुकसान पहुंचा रही है। फिर ओजोन, फिर जलवाष्प। आपको ये जलवाष्प तो इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना है कि जलवाष्प भी हरित गृह प्रभाव को बढ़ाती है, यानी कि जल की जो वाष्प वेपर वो भी हरित गृह प्रभाव को बढ़ा रही है। अब प्रमुख गैसें हरित गृह प्रभाव में क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि इसमें से कौन सी हरित गृह प्रभाव की गैस है और कौन सी नहीं है। तो है का तो हमने ध्यान रख लिया कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओजोन और जलवाष्प, ये तो हरित गृह प्रभाव को बढ़ाने वाली गैस है। लेकिन वहां ऑप्शन में ये पूछा जाता है कौन सी नहीं है, तो नहीं का भी आपको ध्यान रख लेना है। कुछ वो इंपॉर्टेंट जो आपको देख के लगता होगा कि यार ये तो बड़ा है, क्योंकि इतनी सारी आप सही कौन सी तो इसके साथ साथ गलत कौन सी वो भी आप याद रख सकते हैं। कि जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, ये हमने बात किया था, कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि विषैली गैस होती है, लेकिन ये हरित गृह प्रभाव के लिए उपयोगी, मतलब हरित गृह प्रभाव के लिए जिम्मेदार नहीं है। कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन नहीं है, नाइट्रोजन नहीं है, हीलियम नहीं है, ऑर्गन नहीं है, इस तरीके की कुछ गैसें जो ऑप्शन में आपको देखने को मिल जाएगी, लेकिन वो हरित गृह प्रभाव के लिए जिम्मेदार नहीं है। इसलिए आप इसको भी इस तरीके से भी याद रख सकते हैं कि ये नहीं है कौन कौन सी वो याद रख लो, तो नहीं है आपको अपने आप पता लग जाएगा। अब इसमें सबसे ज्यादा जिम्मेदार कौन सी है, ऐसा क्रम भी पूछ लिया जाता है। सबसे ज्यादा जिम्मेदार है कार्बन डाइऑक्साइड। ये आपको स्पेशली याद रखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज्यादा यही जिम्मेदार है। उसके बाद में फिर मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओजोन, जलवाष्प, नाइट्रस ऑक्साइड, ये आगे सबसे मेन कार्बन डाइऑक्साइड। हरित गृह प्रभाव याद आती है आपको क्या याद रखना है, कार्बन डाइऑक्साइड। और ओजोन परत याद आती है, क्या याद करना है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब आगे देखेंगे कि हरित गृह प्रभाव के कारण क्या हो गया, इसके कारण वैश्विक उष्मीकरण हो रहा है, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग की स्थिति पैदा हो रही है। तो इससे क्या होता है, सतह के पास क्षोभ मंडल में औसत तापमान में वृद्धि हो रही है, जैसे कि 0.6 डिग्री सेल्सियस। हमने जब कभी तुलना करके देखी तो इतना तापमान में तो वृद्धि हो चुकी, 0.6 डिग्री सेल्सियस इतनी हो चुकी। इसलिए इसके ऊपर भी इससे निपटने के लिए, यानी कि इसके प्रभाव को कम करने के लिए, जैसे आपने यहाँ पढ़ा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, किसके लिए, किससे निपटने के लिए, ओजोन परत से बचने के लिए, यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन को नियंत्रण करने के लिए ये बनाया मॉन्ट्रियल। इसी तरीके से हरित गृह प्रभाव को लिमिटेड किया जा सके, या इन गैसों के प्रभाव को, इन गैसों के उत्पादन को, उत्सर्जन को लिमिटेड किया जा सके, यहाँ पे एक और समझौता हुआ, उसको बोलते क्योटो प्रोटोकॉल। और ये कब किया गया, 1997 में। आपको ये याद रखना है यहाँ पे, क्योटो प्रोटोकॉल इंपॉर्टेंट है बिल्कुल, फैक्ट टू फैक्ट आपको बात याद रखनी है। मैं कोई बहुत सारे प्रोटोकॉल आपको याद नहीं करा रहा, सिर्फ 2 ही प्रोटोकॉल आपको याद रखने। उसके लिए कौन सा है, मॉन्ट्रियल, और इसके लिए क्या है, क्योटो प्रोटोकॉल। कई जगह आपको कई सारे प्रोटोकॉल वगैरह बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी, लेकिन एग्जाम में सिर्फ यही पूछा जाएगा क्योंकि आपके लिए इंपॉर्टेंट यही है। सिलेबस टू सिलेबस हम बात चल रहे हैं। क्योटो प्रोटोकॉल ये किससे संबंधित है, जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए बनाया गया एक अंतरराष्ट्रीय समझौता है, जिसका उद्देश्य क्या था, हम ग्रीन हाउस की बात कर रहे हैं तो इसका उद्देश्य यही होगा कि ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए प्रोत्साहित करना। और इस पे भारत ने कब साइन किया, ये बनाया तो 1997 में गया, बनाया तो गया ये 1997 में, लेकिन भारत ने इसको समझौते को स्वीकार किया और उसका पालन कर रहा है कब से, 2002 से। तो ये बनाया तो 1997 में गया और भारत पालन कर रहा है इसका 2002 से। आप एक चीज गौर करेंगे कि ये भी 1997 में बनाया गया और भारत इसका पालन कर रहा है जस्ट 5 साल बाद से। और ये 1987 में बनाया गया और 1987 में बनाया गया और भारत पालन कर रहा है 1992 से। तो भारत हमेशा 5 साल बाद ही जगता है। आप ये याद रख सकते हैं कि भारत 5 साल बाद ही जगता है, हर चुनाव 5 साल बाद होते हैं, किसी भी तरीके से आप याद रख सकते हैं। ये 87 से 92 में और ये 97 से 2002 में। दूसरी बात, वो 87 में क्लोरोफ्लोरोकार्बन और ये 97 में, सीधा सीधा 10 साल का गैप है। आगे चलेंगे इसमें,
अम्लीय वर्षा। अब अम्लीय वर्षा क्या होती है कि आप समझ लीजिए वर्षा के साथ ही अम्ल, एसिड रेन, एसिडिक रेन, वर्षा की बूंदों के साथ में अम्ल आपके साथ में जब घुल के गिरने लग जाए, यानी कि जब आपकी त्वचा पे या फिर इस तरीके से वो बूंदे गिरे तो आपको ऐसा एहसास होगा जैसे हल्की हल्की त्वचा जलने लग गई। तो ये कब होता है? ये जब होता है जब वर्षा की बूंदों में H2SO4 और नाइट्रिक अम्ल यानी कि HNO3, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल, आपको दोनों नाम याद रखना है कि सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल वर्षा की बूंदों में घुल करके वर्षा के साथ जमीन पर आने लग जाए, तो उस वर्षा को क्या बोलेंगे? अम्लीय वर्षा। और ये क्यों आ रहा है? क्योंकि आपको पता है कि कुछ जगह पे जैसे फैक्ट्री है, फैक्ट्रियों का धुआं ऊपर उठ रहा है, कुछ बड़ी बड़ी भारी फैक्ट्री है, रासायनिक केमिकल फैक्ट्री है, उनसे धुआं जा रहा है ऊपर। उन धुओं में उसमें होते हैं क्या? SO2 और नाइट्रोजन के ऑक्साइड, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड, इस तरीके के तत्व उसमें मिले हुए होंगे। तो जब वो ऊपर जाएगा, धुआं ऊपर जाएगा, तो बादलों के साथ पानी के साथ अभिक्रिया करके और ये बना देगा सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। तो आपको ये भी याद रखना है कि सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये वाले जो तत्व है ये फैक्ट्रियों से निकल के जाते हैं ऊपर। तो सल्फर डाइऑक्साइड से क्या बना? सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रोजन के ऑक्साइड से बना नाइट्रिक अम्ल, ये बन करके पानी में घुल करके और नीचे आ जाते हैं। इस वर्षा को बोलते हैं अम्लीय वर्षा। याद आपको ये तत्व रखने, ये तत्व अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार है। तो इस तरीके का एक एग्जाम्पल है कि ताजमहल का पीला पड़ना। ताजमहल क्या है? पहले एक टाइम पे देखा गया कि ताजमहल पहले तो सफेद था और फिर धीरे धीरे उसका मार्बल पीला पड़ने लग गया। वो पीला क्यों पड़ने लगा? वहां पे आपके यमुना नदी के किनारे कई ऐसी फैक्ट्री है, रासायनिक फैक्ट्रियां, जो पहले संचालित होती थी, उसमें से निकलता था धुआं ऊपर, और इस तरीके का अम्ल बना करके वो अम्लीय वर्षा करता था। और जब अम्लीय वर्षा करता था तो मार्बल से अभिक्रिया करके वो अम्ल से अभिक्रिया करने के वो मार्बल पड़ने लग गया पीला। हाल फिलहाल में ताजमहल के आसपास उन फैक्ट्रियों को बंद कर दिया गया, लिमिटेड कर दिया गया। तो आपको ये भी याद रखना है कि ताजमहल के पीला पड़ने के लिए कौन जिम्मेदार है? अम्ल वर्षा। इसमें क्या क्या याद रखना है कि सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल पानी की बूंदों के साथ घुल के आता है। तो ये कैसे बनता है सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन की ऑक्साइड के द्वारा, इनके द्वारा ये बनता है और ये कहलाती है अम्लीय वर्षा। आगे चलेंगे कि जल में होने वाले कुछ प्रदूषण। जल में कुछ तत्वों की अधिकता के कारण कुछ प्रदूषण होते हैं, उनको सीधे के सीधे आपको याद रखना है। जैसे कि अगर जल में पारे की अधिकता हो जाए, जल में अधिकता हो जाए पारा की, पारे की अधिकता होने से जो रोग होता है वो कहलाता है मीनामाटा रोग। पारे की अधिकता से बनने वाला रोग मीनामाटा रोग। जल में अगर केडमियम की अधिकता हो जाए और उस जल को हम पी रहे हैं, जल में अगर केडमियम की अधिकता हो जाए, उस जल को हम पी रहे हैं, तो उससे होने वाला रोग है इटाई इटाई रोग। जल में नाइट्रेट की अधिकता हो जाए, नाइट्रेट की अधिकता होने के बाद में उस जल को हम पी रहे हैं या उस जल को काम में ले रहे हैं, तो उससे क्या हो जाएगा? ब्लू बेबी सिंड्रोम। आपको सीधे सीधे याद रखना है कि नाइट्रेट ब्लू बेबी सिंड्रोम, केडमियम इटाई इटाई, पारा मीनामाटा। ऐसे फ्लोराइड, फ्लोराइड का आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि जल में यहाँ पे नागौर जलपट्टी उस टाइप पे या वहां पे भी है कि फ्लोराइड की जो अधिकता हो जाती है उससे फ्लोरोसिस रोग हो जाता है, जैसे दांतों का पीला पड़ना, हड्डियों का कमजोर होना, दांत हड्डी आदि के रोग। और एक और रोग होता है फ्लोराइड की अधिकता से, नोकनी, नोकनी यानी कि घुटने लोक हो जाते हैं, एक तरह से घुटने मुड़ जाते हैं। ये वाला रोग किससे होता है? फ्लोराइड की अधिकता से। और एक और आर्सेनिक की अधिकता से, पानी में आर्सेनिक की अधिकता से आपके पास में क्या हो जाएगा? ब्लैक फुट। आपको बस ये ध्यान रखना है कि जल में होने वाले किस किस तत्व की अधिकता से कौन कौन सा रोग हो सकता है। डायरेक्ट याद रखना है कि पारा से मीनामाटा, केडमियम से इटाई इटाई, नाइट्रेट से ब्लू ग्रेवी, फ्लोराइड से फ्लोरोसिस या नोकनी, और आर्सेनिक से ब्लैक फुट। ये आपको याद रखना है जल प्रदूषण से होने, जल में होने वाली अधिकता से कुछ रोग। ठीक है, अब चलते हम क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है कि एक मोर सांप को खाता है। अगर एक मोर सांप को खाता है तो आपको ये देखना है, क्वेश्चन है कि एक मोर सांप को खाता है जो कि पादपों पर पनप रहे कीटों का भक्षण करता है, तो मोर क्या है? तो आप ये बताया गया कि एक मोर है, सबसे ऊपर तो मोर है। मोर किसको खा रहा है? सांप को। सांप जो कि किस पे डिपेंडेंट था? सांप पादपों पे पनप रहे कीटों का भक्षण कर रहा था, सांप कर रहा था कीटों का, और कीट किसका कर रहे थे? पादपों का। इतना तो इसने खुद ने डिटेल दे दिया। तो ये पूछ रहा है कि मोर क्या है? मोर क्या है? आपको चित्र तक ले जाने की जरूरत ही नहीं है, फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, क्योंकि आपने आज ही पढ़ा है। ये रहा, ये कीट, फिर सांप और फिर मोर, ये वाला क्रम इसने दिया है। तो इसने पूछा कि मोर क्या है। अब इस चित्र से आपको साफ समझ दिया है, वैसे तो इसने सब कुछ लिख करके दिया है पेपर क्वेश्चन में। अब इसमें मोर क्या है? प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक अपघटक,
अंतिम अपघटक या खाद्य स्तूप का शीर्ष। आपको इसमें वैसे ही पता लग रहा है कि ये सबसे ऊपर आएगा, और सबसे ऊपर आएगा तो ये होगा खाद्य स्तूप का शीर्ष। और ये भी आया आपके स्कूल लेक्चरर 2016 में। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके पास में पूछे जा रहे हैं और पूछे जा सकते हैं। जो आपने ये फैक्ट पढ़ लिया दोनों क्लासों में, वो आपके लिए पर्याप्त है। चाहे तो आप इस क्लास को वापस से थोड़ा सा रिवीजन कर सकते हैं, क्विक रिवीजन 2 मिनट में। इसमें आपने देखा परिस्थितिकी तंत्र क्या होता है, और फिर आपने देखा आहार श्रृंखला और खाद्य जाल। खाद्य जाल में आपने देखा सबसे काम की चीज थी ये पिरामिड। पिरामिड में सबसे नीचे उत्पादक, उत्पादक के ऊपर है प्राथमिक उपभोक्ता, फिर ऊपर द्वितीयक उपभोक्ता, और फिर उसके ऊपर है तृतीयक उपभोक्ता। उत्पादक में क्या आएंगे, पेड़ पौधे, फिर उसके ऊपर प्राथमिक उपभोक्ता में शाकाहारी, द्वितीयक उपभोक्ता में छोटे मांसाहारी, और तृतीयक उपभोक्ता में बड़े मांसाहारी, जैसे शेर चीता। इनको नाम लेते हैं प्रथम पोषी स्तर, सेकंड पोषी स्तर, तृतीय पोषी स्तर और चतुर्थ पोषी स्तर। ठीक है, और ये आपके पास में पोषी स्तर कंप्लीट। इसके बाद में हम बात करेंगे खाद्य श्रृंखला की। खाद्य श्रृंखला की हमने बात की थी, ये घास पे टिड्डा, टिड्डे पे मेंढक, मेंढक पे सांप, सांप पे मोर। इस तरीके के आप चित्र से इसको डायरेक्ट आसानी समझ सकते हैं। ये हमने खाद्य श्रृंखला की बात की थी। खाद्य श्रृंखला के बाद में हमने बात की थी किसकी, ऊर्जा के पिरामिड की। ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है, इसमें सबसे नीचे सूर्य का प्रकाश होता है, ये एक दिशा में प्रवाहित होता है। एक दिशा प्रवाहित होने के बाद में सूर्य के प्रकाश से उत्पादक, उत्पादक से शाकाहारी, शाकाहारी से मांसाहारी। और हमने एक बात की थी क्या, कि अगले स्तर में 10% ही जा पाता है, एक स्तर से दूसरे स्तर में 10% ही जा पाता है। और दूसरी बात की थी कि सौर ऊर्जा का 1% ही खाद्य ऊर्जा में रूपांतरित हो सकता है, ये हमने दूसरी बात की थी। फिर हमने बात की कि पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का उपयोग किसने किया, एजी डेंसले ने। और पारिस्थितिकी शब्द का उपयोग किसने किया, अर्नेस्ट हेकल ने। फिर बात की कि वृक्ष का पिरामिड, वृक्ष पारिस्थितिकी तंत्र में संख्या का पिरामिड उल्टा होता है, साथ में तालाब पारिस्थितिकी तंत्र में जीवभार का पिरामिड उल्टा होता है। ये दो हमने बात कर ली। उसके बाद में हमने देखा था जल चक्र, जो आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। फिर नाइट्रोजन चक्र, ज्यादा इसमें गहराई में नहीं जाना। नाइट्रोजन चक्र में पूछा क्या जाता है वो ये है कि ये नाइट्रोजन चक्र में पूछा जाता है। फिर आपने जैव निम्नीकरण और अनिम्नीकरण, आपको सिर्फ समझने की बात थी। बात ये थी अपशिष्ट प्रबंधन के लिए समिति 1975 में शिवरामन समिति। और कचरा कितना निकलता है, छोटे नगरों से 0.1 किलो और बड़े नगरों से 0.4 से 0.6 किलो। इसके बाद में हमने देखा अपशिष्ट प्रबंधन के तरीके, भूमि भराव, भस्मीकरण, पुनर्चक्रण और एक रासायनिक क्रिया, जिसमें 3R आपको ध्यान रखना है, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। फिर आपको ध्यान रखना है ओजोन परत। ओजोन परत में O3 एक संरचना होती है, इसका पराबैंगनी किरणों का ये अवशोषण करती है। अवशोषण करने के लिए इस पे एक क्योटो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इस पे बना 1987 में, भारत ने साइन किया 1992 में। साथ में ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के अलावा और भी होते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड, हाइड्रोजन कार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मिथाइल ब्रोमाइड, क्लोरीन और ब्रोमीन के रसायन। साथ में हम देखेंगे अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार है सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल, जो किससे बनते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड से। ताजमहल का पीला पड़ना भी इसी के लिए जिम्मेदार है। फिर हमने इंपॉर्टेंट देखा कि हरित गृह प्रभाव। हरित गृह प्रभाव के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जिम्मेदार, सबसे ज्यादा जिम्मेदार कौन है, कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा इसमें कुछ भी, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओजोन, जलवाष्प, जलवाष्प के अलावा यहाँ पे ये इसमें जिम्मेदार नहीं है। कार्बन मोनोऑक्साइड ये जिम्मेदार नहीं है। इसमें सबसे ज्यादा एक इंपॉर्टेंट क्या है, क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल, इसके लिए एक अंतरराष्ट्रीय संधि की गई 1997 में, और भारत ने साइन किया इसमें 2002 में। इसके अलावा हमने बात की कुछ रोग के बारे में, कि जल में पारे की अधिकता से मीनामाटा रोग, कैडमियम की अधिकता से इटाई इटाई, नाइट्रेट की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम, फ्लोराइड से फ्लोरोसिस और नोकनी, और आर्सेनिक से ब्लैकफुट। अगर आपने इतना कर लिया तो आपके लिए पर्याप्त है। तो अब इसके कुछ क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन चाहो तो आप इसकी खुद भी कर सकते हो, क्वेश्चन इसके सिंपल ही होते हैं। आपके लिए हर एक फैक्ट इसमें क्वेश्चन है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि कोई आपको कुछ छोड़ना है, सारी चीजें पढ़नी है, क्वेश्चन उसी पे डिपेंडेंट होते हैं। चाहो तो मैं आपको जल्दी जल्दी इनके आंसर करवा देता हूँ, क्योंकि टाइम हो चुका है, क्लास लंबी होगी बिना काम। पारिस्थितिकी तंत्र में सर्वाधिक संख्या में क्या पाए जाते हैं, तो सबसे नीचे जो होता है वो सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, वो होता है उत्पादक। आगे देखेंगे कि कौन सा कथन सत्य है। समुद्र में जैव मात्रा के पिरामिड प्राय सीधे होते हैं, घास के पिरामिड प्राय उल्टे होते हैं, ऊर्जा का पिरामिड सदैव खड़ी अवस्था में होता है। ये हमने बात की थी आज ऊर्जा के पिरामिड में, कि ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है। फिर आगे देखेंगे कि उत्तरोत्तर पोषक स्तरों में अविषाक्तता की सांद्रता में वृद्धि करते हैं। उत्तरोत्तर पोषक स्तरों में, यहाँ से ऊपर पोषक स्तर, इससे ऊपर पोषक स्तर, इन सब में जो विषाक्तता बढ़ती जा रही है, विषाक्तता बढ़ती जा रही है,
ये जो विष जो बढ़ता जा रहा है ऊपर, ये किस कारण से, इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? जैव आवर्धन, बायोमैग्निफिकेशन। बायोमैग्निफिकेशन ये हमने देखा था आज ही, ये टर्म आपको ध्यान रखनी है। फिर निम्न में से 3R में कौन पर्यावरण को अनुकूल माना जाता है? ये आप खुद करेंगे, आपको अच्छे से पता है 3R कौन से होते हैं। फिर अम्ल वर्षा के लिए कौन सा सबसे ज्यादा उपयोग उत्तरदायी है? अम्ल वर्षा के लिए सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन की ऑक्साइड, यानी कि 1 और 2। फिर हम बात करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोर, इनको आपको क्रम से जमाना है। आप इसको पढ़ करके, इस चैप्टर को आप दोबारा पढ़ के इन क्वेश्चंस को करेंगे आगे। जैवमंडल में ऊर्जा का स्रोत क्या है? ऊर्जा का स्रोत सूर्य का प्रकाश, जो कि सबसे नीचे था, वो इसमें जैवमंडल में ऊर्जा का स्रोत था। हरित गृह गैसें कौन सी है? हरित गृह गैसें आप बिल्कुल आराम से छाट के कर सकते हैं इसमें से। फिर हम बात करेंगे कौन सी हरित गृह गैस है। तो इस तरीके की क्वेश्चन, हरित गृह गैस कौन सी, हरित गृह प्रभाव में किसका उपयोग किया गया, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस गैस कौन सी हरित गृह के प्रभाव में नहीं है, पृथ्वी का तापमान बढ़ने के लिए कौन जिम्मेदार है, और पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस तरफ होता है। ऊर्जा का प्रवाह सबसे नीचे सूर्य, फिर उससे ऊपर, फिर उससे उत्पादक, फिर प्राथमिक, इस तरीके से एक दिशीय ऊर्जा का प्रवाह होता है, एक ही दिशा में। और यहाँ पे आपके ये क्वेश्चन होते हैं कंप्लीट। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं भी आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और आपको मेरे को उम्मीद है आपको इसमें सारे क्वेश्चंस आपको आ जाएंगे। आपको बस चैप्टर की रीडिंग लगानी है, जो भी समझने वाली बात थी वो मैंने आपको डायरेक्ट बता दी। और इस तरीके से अगर आपको ये क्लासेस पसंद आ रही है तो लाइक और शेयर करते रहिए, और आप कमेंट में लिखिए जैसा भी आपको इस क्लास के बारे में आपको बताना है, आप लिखिए, मैं आपके सारे कमेंट पढ़ता हूँ। और मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में एक नए जोश के साथ में। जय हिंद, धन्यवाद।